ओके हाय एवरीवन। सो हमारा ये यूनिट 2 है। ओके, सेकेंड यूनिट है, ध्यान रखना, चैप्टर में मत जाइए। लेकिन जो सेकेंड यूनिट है वो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन पे है। यूनिट 1 में हमारे पास प्रॉपर्टीज वाला था और एक रदरफोर्ड स्कैटरिंग वाला था। क्या नाम था मैंने करा दिया, प्रीवियस लेक्चर्स में हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट 2 में बेसिकली हमारे पास बहुत छोटी सी यूनिट है, सिर्फ फ्यूजन भी नहीं है, फ्यूजन हमारा तीसरी यूनिट में चला जाएगा, सिर्फ फिशन है। फिशन वाला पोर्शन जो है वो यूनिट 2 को कंप्लीट करता है, तो प्रोबेबली आज ही कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले देखिए न्यूक्लियर फिशन क्या होता है। प्रीवियस लेक्चर में आपको बता दिया गया था कि बाइंडिंग एनर्जी जो होती है वो हैवी न्यूक्लियस की बहुत ज्यादा होती है, तो वो मिड रेंज में आने के लिए क्या करता है, दो इक्वल मास के न्यूक्लियाई के अंदर टूट जाता है, डिवाइड हो जाता है, जिससे कि क्या होते हैं वो दोनों के दोनों मिड रेंज में आ जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो ऑलमोस्ट बराबर साइज के न्यूक्लियाई में टूट जाता है और इस प्रोसेस में बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, डेफिनेशन आपके पास एग्जाम में आएगी। और यूरेनियम का हो सकता है थोड़ा सा, यूरेनियम से हम इसको समझ सकते हैं। तो नेचर में जो यूरेनियम पाया जाता है उसमें ध्यान रखिएगा 3 आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 234, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238। इसमें तीनों में से ध्यान रखना कि जो यूरेनियम 234 होता है उसकी जो अवेलेबिलिटी होती है नेचर में बहुत ही कम होती है, ना के बराबर होती है, इसलिए इसको हम ज्यादा मतलब यूज नहीं कर सकते। जो चीज है ही नहीं उसको कैसे यूज करेंगे, मतलब ना के बराबर होती है। और जो 238 है वो 99% आप देखेंगे तो 238 ही होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि 238 वाले यूरेनियम को अगर हमें तोड़ना होता है तो तोड़ने के लिए शुरुआत में हमें इसके ऊपर न्यूट्रॉन डालने होते हैं, और वो जो न्यूट्रॉन हम डालते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा, कितनी, 1.1 MeV से भी ज्यादा एनर्जी वाले न्यूट्रॉन डालने पड़ते हैं। और ये बड़ा हेक्टिक हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ये सब करना, क्योंकि आप एक बार डाल दोगे तो उसके बाद उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने के लिए बार बार इसी एनर्जी के न्यूट्रॉन कहाँ से लाओगे। तो इस वजह से अब हमारे पास तीसरा ऑप्शन कौन सा बचा, यूरेनियम 235, जिसकी अवेलेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, कितनी, 238 जितनी नहीं है, ये तो बहुत कम है, लेकिन 234 जितनी कम भी नहीं है। तो 235 जो है उसी को ही हम यूज करते हैं, क्योंकि इसको तोड़ने के लिए जो हमें न्यूट्रॉन डालने होते हैं वो लगभग थर्मल न्यूट्रॉन का मतलब जो रूम टेम्परेचर पे न्यूट्रॉन होते हैं वो सफिशियंट है। तो रूम टेम्परेचर की जो एनर्जी होती है वो लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, शायद ये 0.25 होना चाहिए मेरे ख्याल से, उससे वो सफिशियंट होता है। मतलब रूम टेम्परेचर पे जो न्यूट्रॉन होते हैं उसे हम थर्मल न्यूट्रॉन कहते हैं। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया गया है, ये यूरेनियम 235 है, प्लस इसके ऊपर जब एक न्यूट्रॉन डाला गया तो न्यूट्रॉन इसके न्यूक्लियस में चला जाएगा, जिसकी वजह से उसका मास नंबर 235 से कितना हो जाएगा, 236 हो जाएगा। अब ये जो 236 है ये यहाँ पर स्टार लगा हुआ है, स्टार का मतलब होता है ये अनस्टेबल है, अभी अनस्टेबल हो रहा है। तो जैसे ही ये अनस्टेबल हो जाता है ये फटाफट मिड रेंज के दो न्यूक्लियाई में टूटता है, जिसमें एक बेरियम 141 है और एक क्रिप्टॉन 92 है। ठीक है, साथ में क्योंकि बैलेंस आउट नहीं हुई रिएक्शन, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि साथ में हमें क्या मिल रहा है, 3 न्यूट्रॉन मिल रहे हैं। तो 3 न्यूट्रॉन, और ये क्यू जो है ये एनर्जी है जिसकी हम बात कर रहे थे कि बहुत ज्यादा अमाउंट में एनर्जी। डायग्राम में ये देखिए कि ये रहा यूरेनियम 235, ये रहा न्यूट्रॉन, ये उसके ऊपर आया, फिर यूरेनियम जो है वो टूट गया किसमें, एक तो बेरियम में, एक क्रिप्टॉन में, और उसके साथ में 1, 2 और 3, 3 न्यूट्रॉन निकले। ठीक है, तो डायग्राम में आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज न्यूक्लियर फिशन, तो 1 या 2 मार्क्स में आता है तो आप 1 मार्क्स में डेफिनेशन लिख दीजिए, अगर 2 मार्क्स में आता है तो ये डायग्राम पूरा बना के आप बता सकते हो। ठीक है, अब होता क्या है, जरूरी है क्या कि हमें केवल बेरियम और क्रिप्टॉन ही मिले, नहीं, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। तो यूरेनियम 235 से केवल बेरियम या क्रिप्टॉन के न्यूक्लियाई ही हमें मिले ये जरूरी नहीं है। तो इसके अंदर हमें 20 से भी ज्यादा एलिमेंट के 100 से भी ज्यादा आइसोटॉप मिल चुके हैं, मतलब एलिमेंट 20 टाइप से ज्यादा मिल चुके हैं, और हर एलिमेंट के बहुत सारे आइसोटॉप्स भी होते हैं। तो हमें आइसोटॉप्स में 100 तरह के आइसोटॉप्स इसके अंदर मिले हुए हैं। तो जब एक ग्राफ ड्रॉ किया गया, उस ग्राफ का देखो यहाँ पे क्या मिला है, ग्राफ किस किस के बीच में है, ग्राफ है एक तो नीचे यहाँ पे दिख रहा होगा मास नंबर ए, और ये आपके पास बोल रहा है फिशन गेन। फिशन गेन का मतलब जो प्रोडक्ट आपको मिल रहे हैं उनके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, उनके मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है, फिशन होने के बाद जो हमें दो प्रोडक्ट मिलते हैं उनके बीच में जब ग्राफ ड्रॉ किया गया तो वो ग्राफ जो है इस तरह का, ये जो डार्क लाइन आपको दिख रही है ना,
ये वाली है, ये यहाँ पे देखिए ये वाला कर्व आपको मिला है। अब ये वाला जो कर्व है इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर पीक मिली है और एक यहाँ पर पीक मिली है। तो ये जो पहले वाली पीक होती है ये 95 पे मिलती है और ये वाली A इज इक्वल टू 140 पे। तो 140 या 141 पे जो भी है, तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन जो है उनकी पीक मिली है। पीक का मतलब उनके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाकी और एलिमेंट नहीं मिल सकते। तो आपको ग्राफ में जितने जितने ये ग्राफ जहां जहां पर जा रहा है हर पॉइंट पर अगर ड्रॉ करोगे तो वो पॉइंट किसी न किसी मास नंबर की को करस्पॉन्ड करेगा और वो एलिमेंट बस उसके परसेंटेज कम होगी। आप देख सकते हैं जैसे इसकी 10 है, इसकी 1 है, यहाँ पर 0 है, 0.01 है, 0.001 है। तो इस तरह से हमें क्या मिलता है कि यहाँ पर इसके वो मिलती है, गेन मिलता है हमें इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा होगा इक्वल टू 95 और 150 पर दो क्लियरली मैक्सिमा मिल रहे हैं, जो कि फिशन की वजह से मिलने वाले सबसे ज्यादा संभावित, सबसे ज्यादा प्रोबेबल जो एलिमेंट है वो हमें मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर क्या होता है कि जो ग्राफ आपने मास के लिए बनाया वैसा का वैसा अगर हम एनर्जी के लिए बनाते हैं तो वो एनर्जी का रेशो कितना होता है। जैसे मास का क्या मिला था 95 और 141 या 140। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर अगर हम ये मानते हैं कि जब यूरेनियम टूटा और दो एलिमेंट हमें मिले तो दोनों का जो मोमेंटम था वो इक्वल और ऑपोजिट होना चाहिए। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं हम इक्वल ऑपोजिट होना चाहिए, वो देख लो। तो एक बार मैं बता देती हूँ आपको। जस्ट अ मिनट, ये कल का था ना हमारा। देखो हमेशा ध्यान रखना कि ये जो प्रोसेस है यूरेनियम का जो फिशन हो रहा है इसमें हम बाहर से तो कोई फोर्स लगा नहीं रहे हैं, और जब भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाते हैं तो न्यूटन के सेकंड लॉ से F किसके इक्वल होता है, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो भी आपके पास जीरो, और किसी भी चीज का डेरिवेटिव अगर जीरो होता है तो वो क्या होता है, कांस्टेंट। यानी कि जब भी ये फिशन होगा तो इस दौरान संवेग जो है, मोमेंटम जो है वो नियत रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। और p कांस्टेंट होने का मतलब है कि नॉर्मली हम क्या बोलते हैं, टक्कर से पहले का संवेग और टक्कर के बाद में, मतलब कोलिजन की जब बात करते हैं तो उसी तरह से यूरेनियम का टूटने से पहले, पहले तो यूरेनियम था, सपोज बाद में बेरियम और क्रिप्टॉन बन गए। तो जब यूरेनियम पहले था तो वो मूव नहीं कर रहा था, रेस्ट पे था। अगर वो रेस्ट पे था तो इसका मतलब इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या है, जीरो। लेकिन फाइनली जब बेरियम और क्रिप्टॉन बनते हैं तो ये रेस्ट पे नहीं, क्योंकि यूरेनियम टूटता है, टूट के टुकड़ा निकला है, एक बेरियम और एक क्रिप्टॉन, तो अब इनके पास मोमेंटम आ गया। लेकिन यहां से हमें पता है कि मोमेंटम को कांस्टेंट होना है, यानी इन दोनों का टोटल मोमेंटम क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ये तभी हो सकता है जब एक तो सपोज इसका मोमेंटम है p1 और इसका p2, तो इसका मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन डायरेक्शन दोनों की क्या होनी चाहिए, अपोजिट। यानी कि अगर ये ऊपर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है तो दोनों का मोमेंटम जोड़ेंगे तो p1 प्लस p2 से हमें क्या मिलेगा, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है तो सपोज वो मैग्नीट्यूड किसके बराबर ले लेते हैं, p के बराबर। तो p अब एक का पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव ले लेते हैं, तो p माइनस p कितना हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इनिशियल भी जीरो था तो फाइनल भी जीरो होना है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि अगर हम इन दोनों का मोमेंटम बराबर मान लेते हैं, और अगर मोमेंटम बराबर मान लिया तो सपोज हम इसकी काइनेटिक एनर्जी का रेशो लेते हैं, तो E2 अपॉन E1, करेक्ट। E2 अपॉन E1 कौन कौन से हैं, E2 मान लीजिए बेरियम का है, E1 मान लीजिए क्रिप्टॉन का है, या फिर E2 को आप क्रिप्टॉन का मान लीजिए, मतलब सॉरी ये मैं 92 और 141 के करस्पॉन्डिंग बता रही हूँ बार बार में। हमारे पास ये 95 और 140 पे पीक मिल रही है, तो आप इसे A1 मान लीजिए और आप इसे A2 मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए जैसा भी है। तो E2 क्या होगा, हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, तो सेकंड वाले के लिए लगा दिया, फर्स्ट वाले के लिए लगा दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। और अब यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है, m2v2 स्क्वायर। अगर आप इसके अंदर क्या कर सकते हैं, आप एक काम कीजिए, m2, जस्ट अ मिनट में यहाँ पर लिखती हूँ, हमें ये मिल रहा है m2v2 स्क्वायर अपॉन m1v1 स्क्वायर। अगर मैं ऊपर m2 से
मल्टीप्लाई कर दूं और नीचे भी m2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो कोई फर्क नहीं है। उसी तरह से मैं ऊपर m1 से मल्टीप्लाई कर दूं, नीचे भी m1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई फर्क नहीं है। अब ये देखिए, ये हो गया आपके पास m2 का स्क्वायर v2 का स्क्वायर, और हम जानते हैं p2 क्या होगा, मास इनटू मोमेंट वेलोसिटी, तो m2 v2 ये सेकंड वाले का संवेग है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास p2 का स्क्वायर। सिमिलरली ये आपके पास, ये देखिए, ये आपके पास हो जाएगा P1 का स्क्वायर। तो रेशो आपको क्या मिल रहा है, ऊपर P2 स्क्वायर आ रहा है, साथ में M1 आ रहा है, नीचे P1 स्क्वायर आ रहा है, साथ में M2 आ रहा है, तो रेशो जो है वो इसके बराबर हो जाएगा। और अभी अभी हमने देखा था कि P1 और P2 का डायरेक्शन अलग है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है, तो इवन P1 और P2 चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये रेशो किसके इक्वल आ रहा है, एनर्जी का, m1/m2। तो यहाँ से देखिए रेशो आएगा m1/m2। अब मास 1 है 95, ये 143 है, इनका रेशो देखा जाए तो 2/3 होता है। 2/3 जो रेशो मिलता है वो लगभग आपको 68/99 से भी मिलता है। इसलिए जब हम एनर्जी का ग्राफ प्लॉट करते हैं परसेंटेज में, तो ये देखिए एनर्जी का, यहाँ पर एनर्जी में आपको क्या मिला था, 68 और 99 के ऊपर पीक मिलती है, लेकिन अगेन केवल हमने ये 95 और 141 के करस्पॉन्डिंग लिया। हमने पहले भी कहा था कि 95 और 141 के अलावा भी हमारे पास दूसरे एलिमेंट मिल सकते हैं, तो जब दूसरे एलिमेंट मिलेंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग आपको ये कर्व मिल सकता है। तो एक तो मास डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया, एक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन का हो गया। अब हम देखते हैं कि यूरेनियम के फिशन में एनर्जी कितनी रिलीज होती है। तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये दिया गया है कि हमें पता चल गया है कि एनर्जी जो है वो सबसे ज्यादा प्रोबेबल कौन सी होती है, 68, 99, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो एलिमेंट हमें मिल रहे हैं, प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं, उनकी एनर्जी 68 MeV और 99 MeV के अलावा, ये तो प्रोडक्ट की एनर्जी है, उसके अलावा हमें 12 MeV की लगभग गामा रेज मिलती है। न्यूट्रॉन 3 निकल रहे थे, 5 MeV के न्यूट्रॉन निकलते हैं, ठीक है। न्यूट्रिनो भी निकलते हैं, बीटा पार्टिकल निकलते हैं, और बहुत सारी एनर्जी अलग फॉर्म में भी रिलीज होती है। अगर हम सबको देखें, मिलाएं, सबको टोटल किया जाए तो लगभग हमें सारे प्रोसेस यानी सब तरह की एनर्जी का अगर हम मोटे मोटे तौर पे टोटल करें तो यूरेनियम के एक, किससे, एक न्यूक्लियस से, यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से लगभग हमें 200 MeV एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। तो आपके 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी, तो आप ये यहाँ पर कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका रफ एस्टिमेट हम लगाते हैं, 200 MeV जो है वो हमारे पास इस हिसाब से, अगर 200 MeV लेके चले तो हमें देखना है कि 1 किलो यूरेनियम से कितना मिलेगा, क्योंकि ये तो 1 से मिला था। तो यूरेनियम 235 का मास देखो कितना होता है, इतना लिखा हुआ है AMU में, और हमने रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, यानी रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद में हम मास निकाल लेते हैं, और दोनों मास का अंतर निकाल लेते हैं, और उस अंतर को c² से मल्टीप्लाई करते ही हमें एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि हम प्रीवियस लेक्चर में ऐसा कर चुके हैं। तो शुरुआत में तो हमारे पास यूरेनियम 235 और एक न्यूट्रॉन था, तो न्यूट्रॉन का मास हमारे पास ये आ गया। अब दोनों को मिलके क्या बना था, यूरेनियम 236 बना था, तो 236 में इन दोनों को टोटल कर दो, टोटल करने से यूरेनियम 236 का मास हमारे पास ये आ गया। अब हम प्रोडक्ट का देखते हैं, प्रोडक्ट में हमें बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन मिले थे, तीनों का मास यहाँ पे 1 2 3, तीनों का मास देखेंगे तो मतलब देखो ये 236 तो है फिशन से पहले का, ये फिशन से पहले का है, ठीक है, बिफोर, और फिशन के बाद में हमें क्या मिल रहा है, अगर मैं बेरियम, क्रिप्टॉन और 3 न्यूट्रॉन को जोड़ देती हूँ तो ये आफ्टर, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस मास डिफेक्ट होता है, उस डिफरेंस की वैल्यू निकालते हैं तो ये आ गया AMU में कितना, 0.2168 AMU, और इसी मास डिफेक्ट को c² से मल्टीप्लाई करें, और c² की वैल्यू AMU में हमने निकाली थी, कितनी थी, 931.5, अप्रोक्सीमेटली हम 0.5 को छोड़ देते हैं, 931 से लेते हैं, जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 931 से तो एनर्जी आ जाती है, और वही एनर्जी हमें इस फिशन के दौरान मिलती है, वो लगभग कितनी आ रही है, 200 MeV। तो ये 200 MeV हमने प्रूव कर दिया, इसीलिए हमने यहाँ पर बोला था रफ एस्टिमेट, ये यूरेनियम के एक न्यूक्लियस से मिला है, यानी एक न्यूक्लियस के विखंडन से या फिशन से 200 MeV निकलती है। अब अगर 200 MeV निकलती है तो हम क्या करेंगे, 1 मोल का या फिर 1 किलो का देखते हैं। तो अब इस हम देखते हैं कि हमें 200, यहाँ पर ये आ गया, सो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम 1 मोल का देखते हैं, मान लीजिए यूरेनियम 235 का हम 1 मोल लेते हैं, तो 1 मोल के अंदर हम जानते हैं ये चीज कितनी होती है, रिमेंबर वन थिंग, 1 मोल का
जो वेट होता है, 1 मोल का जो मास होता है, केमिस्ट्री में 9th में पढ़ा होगा, वो 235 ग्राम होता है। अगर किलोग्राम में देखोगे तो 0.235 kg होगा, ये 1 मोल का होगा। और 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स या नंबर ऑफ न्यूक्लियाई वो कितना होता है, अवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23। करेक्ट। इसका मतलब हमारे पास, मैं ये कह सकती हूँ कि 0.235 kg में कितने नाभिक मिलेंगे हमें यूरेनियम के, 6.023 इंटू 10⁻23, राइट। कितने में मिलेंगे, 0.235 kg में हमें कितने मिलेंगे, इतने मिलेंगे। तो 1 kg में कितने मिलेंगे, 1 kg में निकाल लो, 0.23 इंटू 23 अपॉन 0.235, यानी 1 kg यूरेनियम में इतने न्यूक्लियाई मिलेंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ देखो ये पॉइंट में है, तो 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 235 इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। और इस -3 को अगर आप भेज दोगे तो 6.023 अपॉन 235 इंटू 10⁻26 हो जाएगा। ये 1 kg यूरेनियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियाई यानी नाभिकों की संख्या है। तो ये देखिए 1 kg यूरेनियम 235 में कितने एटम्स होंगे, इतने जो मैंने अभी निकाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 1 किलो, ये थोड़ा सा लाइन आपको कंफ्यूजिंग लगेगी, इसीलिए मैंने डेरिवेशन करके बताया, क्योंकि इसने अवोगाड्रो में 10⁻26 ले लिया है, तो इसने यहाँ पर पॉइंट नहीं लगाया, अपन ने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया था, इसलिए अपन ने यहाँ 23 लिया था। ओके, तो एनर्जी कितनी मिलेगी, अब 1 से हमने निकाला था कि 1 कितनी दे रहा है, 200 MeV, तो इतने न्यूक्लियाई कितनी देंगे, सिंपली इस नंबर को 200 MeV से मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा। अगर उसे जूल में कन्वर्ट करना है तो MeV को, MeV की वजह से 10⁻6 आएगा, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻19 से करते हैं। तो ये दोनों फैक्टर को सोल्व करोगे तो 1.6 इंटू 10⁻13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू जूल में आ रही है। अब हमें ये कैसे पता कि ये वैल्यू कितनी बड़ी है कितनी नहीं, तो आप देखिए कि इसका मतलब 1 किलो यूरेनियम से इतने जूल एनर्जी निकलती है, और अगर हम इसे विस्फोटक के रूप में देखें तो ये लगभग 20,000 TNT ट्राई नाइट्रोटोलुइन के बराबर होता है, जिससे कि अगर हमें घर में एनर्जी देखें तो 2.27 इंटू 10⁻7 किलो वाट आर इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल सकती है। अब एग्जाम में आपके पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वाले में देख लीजिएगा, इनके सॉल्यूशन करे हुए हैं, सो आपको समझ में आ जाएगा। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में नहीं डिस्कस कर रही हूँ। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पॉन्टेनियस फिशन एंड पोटेंशियल बैरियर। हमने ये देखा है कि जो बीच वाले न्यूक्लियस थे बाइंडिंग एनर्जी वाले ग्राफ में वो स्टेबल थे, और जो हैवी वाले थे उन हैवी वालों की एनर्जी कितनी थी, 7.6 MeV ऑर्डर की थी, जबकि बीच वालों की ज्यादा थी, बीच वालों की कितनी थी, 8.5 थी, राइट। इसका मतलब अगर कोई भी हैवी न्यूक्लियस अपने से आधे मास नंबर वाले नाभिकों में टूटता है तो कितनी एनर्जी निकलेगी उसकी, 8.5 माइनस 7.6, 0.9 MeV पर न्यूक्लियन, क्योंकि ये जो ग्राफ था वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का था। तो इतनी एनर्जी जो है इतनी एनर्जी की उसमें इंक्रीमेंट आ जाएगा, राइट। तो अगर यूरेनियम 238 जो है अगर वो टूटता है, क्योंकि 0.9 MeV जो आया वो पर न्यूक्लियन, यानी एक न्यूक्लियन के अंदर 0.9 MeV एनर्जी का इंक्रीमेंट होना चाहिए। अगर यूरेनियम 238 देखोगे तो उसमें नंबर ऑफ न्यूक्लियन कितने हैं, 238 होंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के कंबाइंड एक वर्ड यूज करते हैं उनके लिए, विच इज न्यूक्लियन। तो 238 से 0.9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 214 MeV की इंक्रीमेंट हो जाएगा, जो हम प्रूव भी कर चुके हैं। ओके, अब ये हम देखते हैं कि स्पॉन्टेनियस फिशन क्या होता है। देखो, एक अभी हमने ये चीज देखी थी कि जो यूरेनियम था 235 था, यूरेनियम 235 था या यूरेनियम 238 था, इनके अंदर अगर ये इतने ही ज्यादा अनस्टेबल हैं तो ये अपने आप टूट जाने चाहिए। हमें न्यूट्रॉन क्यों डालना पड़ रहा है इसके ऊपर, राइट। हमें न्यूट्रॉन बाहर से, यानी बाहर से हमें ये क्यों इनिशिएट करवाना पड़ रहा है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या होता है कि स्पॉन्टेनियस फिशन यानी अपने आप होने वाला जो फिशन है उसकी कुछ शर्त होती है, राइट। तो ये देखिए 85 मास नंबर से ज्यादा वाले जो नाभिक होते हैं उनके अंदर इस तरह का न्यूक्लियर फिशन जो है वो हो सकता है, पर वो क्यों नहीं होता है, ये स्पॉन्टेनियस फिशन जो होता है वो एक कूलम बैरियर
कूलम जो बैरियर होता है, बताऊंगी अभी क्या होता है वो बैरियर, उसकी वजह से रुकावा रहता है, तो हमें बाहर से थोड़ा सा उसको पुश करके उस बैरियर को पार करवाना पड़ता है, और एक बार वो पार करने के बाद फिर अपने आप इसका स्पॉन्टेनियस फिशन हो जाता है। तो इसकी शर्त क्या है, स्पॉन्टेनियस फिशन की शर्त क्या है? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये स्पॉन्टेनियस फिशन में सिंपल केस करेंगे सिमेट्रिक वाला। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि एक जो नाभिक है वो एग्जैक्ट अपने आधे, एग्जैक्ट हाफ पार्ट में टूटेगा। हाफ पार्ट का मतलब है कि अगर किसी का मास नंबर 4 है और ये टूट रहा है, तो जिन दो में ये टूटेगा उन दोनों का इक्वल टू 2 2 होगा, मतलब हाफ हाफ वाला होगा। a/2 मतलब ए वाला न्यूक्लियस टूटेगा तो a/2 और a/2 में ही टूटेगा। बेरियम क्रिप्टॉन में ये कंडीशन नहीं हो रही थी, क्योंकि एक 95 जा रहा था, एक 141 जा रहा था, जबकि दोनों सेम होने चाहिए थे, मतलब एग्जैक्ट 235 या 236 का हाफ कर लो आप। तो सममित वाला कर रहे हैं, नहीं सिमेट्रिक वाला पढ़ रहा है। तो सिमेट्रिक में हम क्या मानेंगे, सुविधा के लिए हमने क्या माना है कि हमारे पास एक भारी हैवी न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है, और उसको हम रिप्रेजेंट X से कर रहे हैं, और A उसका मास नंबर है। ठीक है, वो टूटा है दो न्यूक्लियस में, a/2 और Z/2, मतलब जो दो नाभिक हमें मिले हैं उन दोनों का एटॉमिक नंबर Z/2 है, और दोनों का ही मास नंबर a/2 है। हो गई। तो अब इस प्रोसेस में हमें जो एनर्जी मिलेगी वो क्या मिलेगी, जाहिर सी बात है कि टूटने से पहले का मास निकाल दो और टूटने के बाद जो मिले हैं उनका मास निकाल दो, दोनों के अंदर डिफरेंस ले लो और डिफरेंस को c² से मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी आ जाएगी, वही बाइंडिंग एनर्जी होती है। तो यहाँ पर देखिए m जो पुराना वाला एक सिंगल न्यूक्लियस था, और माइनस किया गया है 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया गया है, क्योंकि दो नाभिक मिल गए ना बाद में हमें, और दोनों का जो m है वो किसका फंक्शन है, देखो Z/2 a/2, तो 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि दो नाभिक मिले हैं, लेकिन दोनों का Z क्या है, Z/2 है, और दोनों का मास कितना है, a/2 है। तो दिखा रहा है कि m हमारे पुराने वाले नाभिक का था और ये हमारे प्रोडक्ट का जो मास है उसका है। अब हमने जो सेमी एम्पिरिकल मास फॉर्मूला पढ़ा था उसमें हमें मास का जो सिंगल यानी टूटने से पहले का जो हमारा नाभिक था उसका मास का फॉर्मूला जो था वो हमने डिराइव किया है। तो mza का फॉर्मूला ये बिल्कुल हमने पढ़ा है, प्रीवियस लेक्चर में देख लेना, डिराइव किया है। और अगर हम ध्यान रहे, अगर हम उसका करेंगे प्रोडक्ट का लेते हैं, तो प्रोडक्ट का मास जो है यानी इस एक्सप्रेशन में जहां जहां पर आपको Z दिखाई दे रहा है वहां Z/2 कर दीजिए, जहां आपको A दिखाई दे रहा है वहां a/2। जैसे फॉर एग्जांपल Z यहाँ था तो यहाँ Z/2 आ गया, यहाँ पर A था यहाँ Z था तो ये देखो A - Z/2 हो गया। फिर यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, Z है, Z है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, Z है। Z को रिप्लेस कर दो Z/2 से, A को रिप्लेस कर दो a/2 से, तो इस इक्वेशन की जगह आपको इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। ओके, अगर बाइंडिंग एनर्जी में दोनों फॉर्मूले रखते हैं इक्वेशन 1 में, यानी कि m तो रखो यहाँ पे, और ये जो इक्वेशन 3 है वो 3 रखो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके, और 2 से मल्टीप्लाई करके और सॉल्व करना है। तो सॉल्व मैंने नहीं किया है, सॉल्व करने के बाद आपको जो EF मिलेगा वो ये टर्म आपको मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो, इसमें आप बोलोगे कि इन्होंने तो हमें तो क्या कहते हैं, ए वी के करस्पॉन्डिंग वाला टर्म मिल रहा था, ए एस भी मिल रहा था, ए सी भी मिल रहा था, और ए भी मिल रहा था, लेकिन जो हमने EF निकाला है उसमें तो केवल AS वाला टर्म आपने लिखा है और AC वाला टर्म लिखा है, बाकी के टर्म कहाँ गए? तो देखो एक बार बाकी के टर्म का बता देती हूँ। यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो स्पॉन्टेनियस इमिशन के दौरान हम एनर्जी निकाल रहे हैं उस प्रक्रिया में या उस प्रोसेस में केवल पृष्ठ ऊर्जा यानी कि सरफेस एनर्जी वाला कंपोनेंट और कूलम एनर्जी यानी कि AC ये इफेक्टिव होते हैं, यानी इनका जो रोल होता है वो डोमिनेटिंग होता है थोड़ा, इसलिए इन फैक्टर्स को तो हमने रखा है। आयतन ऊर्जा यानी कि जो AV वाला था, और एसिमेट्रिक एनर्जी यानी कि जो हमारा AP था, ठीक है, इनकी जो एनर्जी होती है वो इनका कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। तो जब आप इसका सॉल्व करोगे इस इक्वेशन 1 को, तो जो AV और AP वाले टर्म होंगे इसको हटा देना, और AP वाला टर्म जो होगा उसको भी आप हटा देना, करेक्ट, और आपके पास S और C जो है वो मिल जाएगा। शायद मैंने एसिमेट्रिक एनर्जी, अच्छा AP वाला नहीं किया, AP एक्चुअली माइनस हो जाएगा, AP कैंसिल आउट हो जाएगा, ध्यान रखना। AP वाला पेयरिंग वाला तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा, पेयरिंग वाला तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोबेबली कैंसिल आउट अगर नहीं भी होता है तो कुल मिला के देख लेना, मतलब ये इसका मतलब यही है कि केवल सरफेस और कूलम वाले रखने हैं, बाकी सबका रोल इंपॉर्टेंट नहीं होता है। कुछ टर्म आपके पास कैंसिल आउट भी हो जाएंगे, जो नहीं कैंसिल आउट हो रहे हैं
उसमें अगर सरफेस और कूलम वाला पोर्शन नहीं है तो उसको हटाओ, नेग्लेक्ट करो, ठीक है। तो बाद में इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर अगर A2/3 कॉमन ले लेते हो आप, कॉमन लेने के बाद आपके पास ये टर्म आता है, यहाँ सोल्व कर लेना, ये A2/3 जो कॉमन लोगे तो उसके बाद EF आपको ये मिल जाएगा। अब देखो हमारे पास क्या है, अगर हम चाहते हैं कि फिशन हो, फिशन कब होगा, फिशन आपके पास कब हो जाएगा, जब, अगर जाहिर सी बात है ये एक प्रोडक्ट था और ये दो न्यूक्लियस में टूटा है, टूटने में एनर्जी रिलीज हुई है, एनर्जी रिलीज हुई है मतलब प्लस का क्यू, मतलब जाहिर सी बात है कि इसका मास जो है सपोज m1 और इन दोनों का टोटल मास मान लीजिए कितना है m2, और इसका मतलब m1 जो है वो किस किस के बराबर है, m2 प्लस q के बराबर है एनर्जी कंजर्वेशन से। तो जाहिर सी बात है कि m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा अगर होती है तो ही आपकी एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी, तो ही आपकी एनर्जी रिलीज होगी, नहीं शुरुआत का जो मास है वो दोनों के मास से ज्यादा होना चाहिए, तभी तो उनके मास में डिफरेंस आएगा और वो डिफरेंस एनर्जी के फॉर्म में मिलेगा। तो हम कंडीशन लगाते हैं, तो यानी कि m1 जब ग्रेटर देन m2 होगा आपके पास, तो q आपको क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। जाहिर सी बात है, ये देखिए ना, m2 इधर ले आओ तो m1 माइनस m2 किसके बराबर है, q के बराबर है, और अगर m1 की वैल्यू ज्यादा हुई तो ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो आपकी EF है, EF का फॉर्मूला है वो आपके पास कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये जो EF है, अगर हम चाहते हैं फिशन हो तो EF की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो इस पूरी क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन 0 करेंगे। तो ये जो A2/3 है इसको तो राइट हैंड साइड में भेज दो 0 के नीचे, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म है ये आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए। तो ब्रैकेट वाले अंदर वाली टर्म को देखो क्या लिख रखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहां से z स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू निकालेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू ये आ जाएगा। अब as और ac की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं वो रखते हैं, तो z स्क्वायर बाय a की वैल्यू 15 से ज्यादा आ रही है, यानी कि जिन नाभिकों के लिए इक्वेशन 5 जो है अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उन सब में स्पॉन्टेनियस इमिशन होगा, सॉरी स्पॉन्टेनियस फिशन होगा। लेकिन अगर हम ये देखें कि यूरेनियम का केस देखें तो ये कह रहा है कि ये उसकी स्टेबिलिटी की लिमिट को बताता है कि वो स्पॉन्टेनियसली यानी अपने आप विखंडित होगा या नहीं होगा। अगर किसी न्यूक्लियस का Z, यानी ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है, तो ये कह रहा है कि अगर किसी न्यूक्लियस के लिए Z की वैल्यू 35 से ज्यादा ले ली जाए और A की वैल्यू 80 से ज्यादा ले ली जाए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। आप रख के देख लेना, z की वैल्यू 35 रखो, a की वैल्यू 80 रखो, z स्क्वायर बाय a निकालो, 15 से ज्यादा आ जाएगा। यानी जिनके लिए z 35 से बड़ा हो और a 80 से बड़ा हो उनके लिए स्पॉन्टेनियस फिशन होना चाहिए। तो हम यूरेनियम 238 के लिए चेक करते हैं। यूरेनियम 238 के लिए सबसे पहले अगर हम EF की वैल्यू निकालें, और वो EF की वैल्यू जो है वो आप निकालेंगे यहाँ से, कौन से, इक्वेशन 4 से। एक बार इक्वेशन 4 देख लो, ये रही लेफ्ट हैंड साइड में। ओके शिट, इक्वेशन 4 में सबसे पहले यूरेनियम 238 रखना है अपन को, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले में तो A कितना होता है 238, उसकी पावर 2/3, और ये यहाँ पे रखा है, तो 238 वाला रखा है। फिर ये वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे रखा हुआ है, ओके, और ये वाला पोर्शन जो है वो यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखो Z की वैल्यू कितनी है 92, क्योंकि यूरेनियम का 92 होता है, और A की वैल्यू कितनी है 238 जो कि यहाँ रखी हुई है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 170 MeV, ये कितना आ रहा है, और प्लस आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब EF ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब यूरेनियम 238 का स्पॉन्टेनियस फिशन हो सकता है, ठीक है। ग्राफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये बाकी सबका बता रहा है किन किन के लिए वैलिड है। अब क्योंकि यूरेनियम के लिए अगर हम Z स्क्वायर बाय A निकालें, यूरेनियम के लिए क्योंकि Z कितना आता है 92 और A कितना आ रहा है आपके पास 238, ये वैल्यू रखोगे Z स्क्वायर बाय A निकालोगे तो कितना आ रहा है 35.6 आ रहा है, जो कि हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारी कंडीशन कितनी थी कि Z स्क्वायर बाय A की वैल्यू 15 से ज्यादा होनी चाहिए, हमें तो 35 मिल रही है। इसका मतलब बहुत आसानी से हमारे पास क्या हो जाता है, स्पॉन्टेनियस अपने आप फिशन होना चाहिए। लेकिन ऐसा देखा गया है कि इसकी जो हाफ लाइफ है वो 10⁻16 ईयर होती है, 10 की घात 16 वर्ष। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, कोई पार्टिकल अपना ओरिजिनल में उसकी जो क्वांटिटी है उसकी आधी क्वांटिटी रहने में कितना समय ले रहा है, और 10⁻16 ईयर्स अगर वो ले रहा है, इसका मतलब यूरेनियम जो है बहुत ही स्लोली 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 उसमें विखंडन हो रहा है। इसका मतलब जबकि इस शर्त के हिसाब से तो बहुत आसानी से हो जाना चाहिए, अब ये इतना आसानी से क्यों नहीं हो रहा है, करेक्ट। तो ये देखते हैं कि इसका मतलब ये जो कंडीशन है ना इसमें कुछ प्रॉब्लम है। तो हमारे पास अगर स्पॉन्टेनियस विखंडन करवाना है तो Z स्क्वायर बाय A ग्रेटर देन 15 से ज्यादा लिमिट होनी चाहिए,
क्योंकि यूरेनियम 238 अपने आप विखंडित होता तो 10 की घात 16 साल नहीं लगते उसे, है ना। तो इसका मतलब कुछ ना कुछ हम मिस कर रहे हैं। अब वो मिस करने वाला पार्ट यहाँ पे आता है। तो इसको रोकने का काम एक पोटेंशियल का बैरियर करता है, जिसे हम कूलम बैरियर बोलते हैं। वो क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, इनको दूर करने के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको फिशन को रिवर्स ऑर्डर में लेते हैं। रिवर्स ऑर्डर का मतलब हमारा फिशन क्या हो रहा है, हमारे पास एक नाभिक था और वो हमारे पास टूट के 2 नाभिकों में कन्वर्ट हुआ है। अगर रिवर्स प्रोसेस देखें तो रिवर्स प्रोसेस का मतलब, मान लीजिए पहले बहुत दूर दूर 2 नाभिक थे, करेक्ट, वो पास आते गए और पास आते गए और पास आते गए और लास्ट में एक नाभिक बन गया। मतलब एक्चुअल ऑर्डर तो ये था 1 से 2 बने हैं, रिवर्स ऑर्डर क्या कौन सा होगा, 2 से 1 बने। तो हम रिवर्स ऑर्डर को देखते हैं पहले। तो रिवर्स ऑर्डर में हम क्या करेंगे कि 2 प्रोडक्ट है हमारे पास जिनका मास नंबर दोनों का a/2 और z/2 है। वो दोनों दूर से एक दूसरे के पास में आते हैं और लास्ट में मिलकर एक यूनिफॉर्म गोलाकार स्फेरिकल शेप का न्यूक्लियस बना लेते हैं। ऐसी सिचुएशन में उनके बीच में, क्योंकि वो दूर से आ रहे हैं और वो दोनों नाभिक हैं और दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता। तो दोनों, आपके पास एटम नहीं है, ध्यान रखना, एटम होते तो उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपके पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है सिर्फ, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज है। तो कूलम के अनुसार दोनों के बीच में रिपल्शन एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो अब डायग्राम देखो, ये जो स्मॉल r है ये दोनों के बीच की दूरी बताता है, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि आपके पास सपोज कीजिए कि जो 2 नाभिक बने, क्योंकि वो दोनों सेम ही है, तो दोनों की रेडियस मान लीजिए कितनी कितनी है, कैपिटल R है। तो जब दोनों के बीच की दूरी, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी मान लीजिए कितनी है, 4r। 4r का मतलब ये देखिए, ये r है, सपोज ये और r हो गया, ये एक r और हो गया, तो यहाँ पे दूसरा और, ताकि ये, अब ये देखिए दिस इज r, तो दोनों के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो गई, 4r। तो मान लीजिए कि शुरुआत में जब दोनों एक दूसरे से 4r डिस्टेंस पे थे तब उनकी पोटेंशियल एनर्जी देखना कितनी है। तो ये रहा 4r और इस टाइम पे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मान लीजिए यहाँ पे, जब दोनों के बीच की दूरी 3r होगी तो वो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। वो पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ी है और वो रिपल्शन क्यों हुआ है, क्योंकि इसके पास चार्ज मान लीजिए Q1 है, इसके पास Q2 है, वैसे दोनों का सेम ही है। पोटेंशियल एनर्जी होती है K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर आप ये डिस्टेंस घटाते जा रहे हो तो R को कम करने से ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और क्योंकि ये चार्ज भी पॉजिटिव है और ये चार्ज भी पॉजिटिव है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी का वो पॉजिटिव साइड में बनेगा। और जैसे जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड में आ रहे हो, मतलब दूरी घटाते जा रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जानी चाहिए, इसलिए ग्राफ इस साइड में इंक्रीजिंग होना चाहिए। तो ये देखो आप इधर से चल के आए, ये ग्राफ बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहां पर हो रही है, यहां पर हो रही है। और वो कब हो रही है, जब दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 2r। क्यों, क्योंकि ये 2r वो स्टेज है जब दोनों एक दूसरे को टच कर गए, क्योंकि जब टच करेंगे तो इसकी रेडियस r और इसकी रेडियस r, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2r। इस टाइम पे हमें मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी, क्योंकि इसके बाद वो दोनों 2 नहीं बल्कि एक न्यूक्लियस बन जाएगा। और अगर वो एक बन गए तो इनके बीच में जो रिपल्शन है वो बिल्कुल 0 हो जाए, मतलब खत्म हो जाना चाहिए, या फिर वो रिपल्शन घटना चाहिए। क्योंकि देखो 2 पार्टिकल अगर जुड़ के एक बने हैं ना, तो एक वो तभी बन सकते हैं जब उनके बीच में अट्रैक्शन आ गया हो किसी तरह का। यानी पहले सिर्फ रिपल्शन लग रहा था, जब आप इन्हें जबरदस्ती एक दूसरे के पास ला रहे थे कोई अट्रैक्शन नहीं था, सिर्फ रिपल्शन था, और पास लाए रिपल्शन और बढ़ा, और पास लाए रिपल्शन और बढ़ा। तो रिपल्शन की वैल्यू मान लीजिए कितनी हो गई, मैग्नीट्यूड में 10 हो गई। लेकिन जैसे ही ये अब दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास में आ गए तो अब थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आने लगा। अट्रैक्शन के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होती है और रिपल्शन की वजह से हमेशा पॉजिटिव होती है। तो रिपल्शन तो अभी भी 10 के बराबर लग रहा है क्योंकि दोनों उतना ही पास है, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से थोड़ा बहुत अट्रैक्शन आ गया, तो मान लीजिए अट्रैक्शन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी -2 हो गई। नेगेटिव क्यों ले रही हूँ, क्योंकि अट्रैक्शन है। तो ओवरऑल कितनी हो गई, 8 हो गई। यानी जो ग्राफ बढ़ते बढ़ते आपके पास 10 तक पहुंचा था, अब वो 2r डिस्टेंस के बाद में
8 पर आ जाना चाहिए, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी और फिर थोड़ी सी घटेगी। तो यही ग्राफ दिखाना चाह रही हूँ। ये देखिए यहाँ तक बढ़ी है, उसके बाद सी पॉइंट तक बढ़ी है, उसके बाद वो डिक्रीज होते होते डी पॉइंट पर आ गई। क्यों? क्योंकि अब दोनों टच कर चुके हैं, इसके बाद वो सिंगल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होना चाह रहे हैं, और जब बिल्कुल दूरी खत्म हो जाएगी दोनों की, तब वो एक न्यूक्लियस बन गया। तो आपको ग्राफ दिख रहा है कि इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी लेफ्ट साइड से रहा है। तो अब नॉर्मल ऑर्डर पे चलो, ये रिवर्स ऑर्डर में था, रिवर्स ऑर्डर में अगर अपन नहीं जाते हैं, अब हमारा नॉर्मल ऑर्डर पे चलो, तो नॉर्मल ऑर्डर के लिए भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। इसका मतलब हमारा यूरेनियम का जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पे है, राइट, हमारे पास यहाँ पे है। तो इसकी कंडीशन ये है, तो अगर आपको उसको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए आपको इस सिचुएशन तक उसको लाना पड़ेगा, यानी कि डी सिचुएशन में यूरेनियम रखा हुआ है, पहले उसको सी तक पहुंचाओ, सी तक उसकी हाइट आ जाएगी। ऐसे समझ लो कि किसी गाड़ी को आपको इस कर्व पे फिसलाना है, तो अगर गाड़ी को यहाँ छोड़ दोगे तो गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी को यहाँ छोड़ दोगे तो भी नहीं जाएगी। अगर किसी गाड़ी या बॉल को यहाँ छोड़ दोगे, अब वो फिसलते फिसलते अपने आप चली जाएगी, वैसे ही समझ लो। तो डी पॉइंट पे आप यूरेनियम को नहीं छोड़ सकते, आपको उसको सी तक लाना पड़ेगा। अब क्योंकि डी पॉइंट पे एनर्जी कम है और सी पॉइंट पे एनर्जी ज्यादा है, तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, इतनी एनर्जी पहले हमें यूरेनियम को देनी पड़ेगी, इसीलिए हम वो न्यूट्रॉन डालते हैं उस पे, ताकि वो डी से सी पर पहुंच जाए, और सी के बाद हमें कुछ नहीं करना, तो सी के बाद वो आराम से नीचे आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया। तो यहाँ पर जब सी पॉइंट पे होता है, तो सी पॉइंट पे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, उसे हम कूलम बैरियर की हाइट बोलते हैं, या कूलम बैरियर की एनर्जी बोलते हैं। तो वो कितनी होनी चाहिए? जब दोनों के बीच में 2r डिस्टेंस है, तो जब दोनों के बीच में 2r डिस्टेंस है सी पॉइंट पे, तो सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास? 2r है। तो हमें यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, सो के Q1 Q2 अपॉन R। तो ये देखिए के Q1 पहले वाले पार्टिकल के पास चार्ज, अब हमें पता है कि उसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? Z/2, तो चार्ज कितना होगा? Z/2 ही। तो ये Q1 Q2 और डिस्टेंस यहाँ पे हालांकि इन्होंने R ले रखी है, लेकिन ये R कितनी होगी? 2R के बराबर होगी, जो शायद इन्होंने लिख रखा होगा, बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे EC की वैल्यू यहाँ पे 2R लिख रखी है, इसको सॉल्व किया, ये वैल्यू आ गई। और यहाँ पर हम जानते हैं R की वैल्यू ये होती है, R0 इंटू ए होता है, बट हम ए की जगह a/2 लेंगे, क्योंकि जो प्रोडक्ट है हमारा उसका मास नंबर a/2 है। R0 एक कांस्टेंट होता है, इसके अंदर ये सारी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, तो EC की वैल्यू हमारे पास ये आ रही है। हम क्योंकि यूरेनियम 238 के लिए देखना चाहते हैं, तो 92 और 238 रखेंगे, लगभग 210 MeV आ रही है। यानी कि जब वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे दोनों प्रोडक्ट, उस वक्त हमारे पास इसकी जो हाइट होगी वो एनर्जी की रेंज में देखा जाए तो कितनी होगी? 210 MeV होना चाहिए। तो स्पॉन्टेनियस फिशन होने के लिए कंडीशन क्या होती है? स्पॉन्टेनियस फिशन आपका तभी होएगा जब आपकी जो बाइंडिंग एनर्जी है, जो एनर्जी रिलीज होने वाली है आपकी, सपोज वो तो कितनी है हमारी एनर्जी जो रिलीज हो रही है, वो कितनी है? EF है, और उसमें से आपके पास आपको इस हाइट को पार करना पड़ेगा, और इस हाइट की एनर्जी कितनी आ रही है आपके पास? ये 210 आ रही है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होने का मतलब यही है कुल मिला के जो बाइंडिंग एनर्जी है वो आपके पास EC से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब बैरियर की जो हाइट है उससे ज्यादा की उसके पास एनर्जी होनी चाहिए, तभी तो वो कम से कम उसको ओवरकम कर जाएगा, पार कर जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस फिशन की कंडीशन अगर हम निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? EF की वैल्यू, EF का फॉर्मूला अभी इक्वेशन 4 में, वीडियो को बैक करके इक्वेशन 4 देखना, इक्वेशन 4 में ये हमें EF मिला था, और EC की वैल्यू ये रही, EC यहाँ पे रखा है, ये रहा EC, ठीक है। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। AS और AC की अगर वैल्यू रखते हैं और सॉल्व करते हैं तो कंडीशन ये मिल जाएगी, और इसी कंडीशन को थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगी। अब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि अंदर वाली जो क्वांटिटी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, और यहाँ से अगर ये वैल्यू निकालते हैं तो अब आप देख सकते हैं Z² की वैल्यू जो है वो 53 से ज्यादा आनी चाहिए, जबकि पहले हमें कंडीशन क्या मिल रही थी? 15 से ज्यादा। तो अब 53 से ज्यादा होने चाहिए, तो 53 से अगर जिनके लिए ज्यादा होगी उन्हीं के लिए हमारे पास क्या होगा? स्पॉन्टेनियस फिशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है जो आप खुद देख लीजिएगा। तो ये कंडीशन हमने निकाल ली। अब लिक्विड ड्रॉप मॉडल से फिशन कैसे समझाया गया? तो लिक्विड ड्रॉप मॉडल से क्या हुआ था कि मान लीजिए आपके पास यूरेनियम पहले ऐसा था, ठीक है, यूरेनियम 235 का, फिर हमने क्या किया, वो स्फेरिकल शेप का था, आराम से बढ़िया,
फिर हमने क्या डाला, उसके ऊपर एक न्यूट्रॉन डाला। अब क्योंकि न्यूट्रॉन बहुत एनर्जेटिक था, तो जैसे ही न्यूट्रॉन इसके अंदर आएगा, यूरेनियम में वाइब्रेशन शुरू हो जाएंगे। वाइब्रेशन जब होते हैं तो कोई स्फेरिकल शेप में किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर वाइब्रेशन होंगे, मान लीजिए वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहे हैं, तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, इलिप्स बन जाएगा। तो वाइब्रेशन की वजह से ये पहले इलिप्स बनेगा। अब वो जो न्यूट्रॉन है, अगर उसके वाइब्रेशन को कंटिन्यू करवाता जाता है तो इसका शेप और ज्यादा वर्टिकल हो जाएगा, तो ऐसा चला जाएगा। और अगर प्रचंड और स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं तो ऊपर वाला हिस्सा बहुत ज्यादा ऊपर निकल जाएगा, नीचे वाला हिस्सा बहुत नीचे आ जाएगा, तो ये इस तरह का शेप ले लेगा। इसके बाद भी कंटिन्यू रहता है तो ये इस शेप में आ जाएगा, और इसके बाद इसका टूटना तय है। अब ये अलग अलग पार्ट में टूट जाता है, और ये बिल्कुल लिक्विड की ड्रॉप की तरह है। लिक्विड की ड्रॉप को इमेजिन कीजिए, पानी की एक बूंद होती है, उसका शेप जब वो गिरती है तो हमारे पास मान लीजिए टूटना है पानी की बूंद को, तो ये ए से लेकर ई तक का रास्ता तय करती है। तो यहाँ पर मैं इसको थ्योरी में भी आपको बता देती हूँ कि हमारे पास क्या होता है कि जब वो स्फेरिकल शेप में होता है तो सरफेस टेंशन और कूलम दोनों की वजह से वो बैलेंस, दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस करते रहते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जो सरफेस टेंशन होते हैं उसमें क्या होता है, हर पार्टिकल अंदर की तरफ आना चाह रहा है यहाँ पे, क्योंकि सरफेस पे कोई नहीं रहना चाहता, क्योंकि सरफेस वालों की जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वो कम होती है, स्टेबिलिटी नहीं होती है, तो अंदर की तरफ आना चाहेगा। और जो कूलम रिपल्शन है वो क्या करेंगे, सारे के सारे प्रोटॉन है तो बोलेंगे दूर भागो भाई दूर भागो, तो सरफेस टेंशन तो की वजह से तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, और कूलम रिपल्शन की वजह से बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। तो दोनों फोर्स जब एक दूसरे को बैलेंस आउट कर लेंगे तो ये जो शेप है स्फेरिकल ये बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो उस वजह से वो स्फेरिकल शेप में होता है। अब होता क्या है कि जब न्यूट्रॉन कैप्चर करता है इस तरह का स्फेरिकल शेप वाला नाभिक, जब न्यूट्रॉन को कैप्चर करता है तो इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर, आंतरिक संरचना जो होती है उसमें चेंज आ जाता है। ऑल्सो क्योंकि न्यूट्रॉन की एनर्जी उसमें इंक्लूड हो गई है तो इस नाभिक को एक्साइटेशन एनर्जी मिल जाती है, जो कि किसने दी थी, न्यूट्रॉन ने दी थी। और वो जो न्यूक्लियस होता है वो एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है, ठीक है। अब ये जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो कैसे मिली, ये न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है। और उस वजह से होता क्या है कि जो एक्साइटेड न्यूक्लियस होता है उसका सरफेस ऑसिलेशन यानी वाइब्रेशन करना शुरू कर देता है, और जो डीफॉर्म फोर्स उसके अंदर से लगते हैं जिसकी वजह से उसका आकार जो है इलिप्स के आकार का हो जाता है। अगर मान लीजिए एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा नहीं है, ठीक है, तो होता क्या है कि वो थोड़ा सा वाइब्रेट, ध्यान रखिएगा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया नहीं कि एक्साइटेशन एनर्जी का रोल क्या होता है। अगर आपने सिर्फ वाइब्रेशन करवाए हैं और वो वाइब्रेशन स्ट्रांग नहीं है, वाइब्रेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो जब वो इस स्टेज में होगा तो जैसे ही वाइब्रेशन होके वो रुक जाएगा, वो वापस अपनी पुरानी फॉर्म में आ जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा नहीं है तो ये जो सरफेस टेंशन वाले फोर्स हैं ये न्यूक्लियस को अपने पुराने शेप में लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है वो इसको डीफॉर्म करने की कोशिश करती है। दोनों ही स्थितियों में वो सरफेस वाइब्रेशन करने लगता है। तो जो एक्साइटेशन एनर्जी उसको मिली है, अगर वो वापस अपने पुराने स्फेरिकल शेप में आ जाता है तो एनर्जी कैसे निकलेगी, एनर्जी गामा रेज के फॉर्म में इमिट करता जाएगा, इमिशन कर देगा, रेडिएशन के फॉर्म में निकाल देगा जितनी न्यूट्रॉन ने दी है, और वापस गोलाकार हो जाएगा। लेकिन अगर एक्साइटेशन एनर्जी ज्यादा है तो उसके अंदर जो ऑसिलेशंस होते हैं वो और स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो डंबल शेप ले लेता है, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि डंबल के दोनों भाग बराबर हों, अगर क्योंकि देखो बेरियम और क्रिप्टॉन जब होते हैं तो वो बराबर नहीं होते हैं ना। अब होता क्या है कि जो प्रोटॉन्स होते हैं उसके बीच में जो कूलम रिपल्शन लगता है उसकी वजह से इन दोनों की दूरी बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, और एक क्रिटिकल स्टेट होती है डी जिसमें वो ये शेप आ जाती है, उसको पार कर जाता है। उसको पार करने के बाद फिर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं लौट पाता है और वो टूट जाता है। इस पूरे प्रोसेस में सिर्फ 10 की घात -12 सेकंड का समय लगता है, जो कि आप देख सकते हैं कितना कम होता है। तो अगर हम चाहते हैं कि स्थिति डी हमें मिल जाए, क्योंकि डी मिलने के बाद वो वापस नहीं आ सकता, डी मिलने के बाद वो टूटेगा, तो इसको प्राप्त करने के लिए या इस स्टेज तक आने के लिए किसी न्यूक्लियस को अगर हम कुछ एनर्जी पहले से देते हैं तो वो उसकी क्रिटिकल डिफॉर्मेशन एनर्जी या फिर एक्टिवेशन एनर्जी कहलाती है। यानी कि किसी न्यूक्लियस को हमें डी तक ले जाना है, ए पर तो वो गोलाकार ही है, बी पर वो इलिप्स है, सी पर वो थोड़ा डंबल बना, तब तक वो लौट सकता है। तो डी तक लाने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है और उस एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो एग्जाम में 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो लिखना आपको, है ना। अब हम क्या करते हैं कि जब नाभिक गोली आकार का होता है यानी सिंगल वाला है तो हमारे पास अगर जो एनर्जी है, मान लीजिए फिशन हो गया और फिशन होने के बाद मान लीजिए कि
जो भी हमारे पास EF का फॉर्मूला होता है, EF का फॉर्मूला मैंने आपको बताया ही था, एनर्जी रिलीज होती है, यानी जब ये सिंगल न्यूक्लियस था और अब ये 2 में हो गए, मान लीजिए इसका मास m है, इसका m1 है और इसका m2 है, तो इनका जो मास डिफरेंस होगा यानी m माइनस m1 प्लस m2 और इसको c² से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यही हमारा क्या होता है EF। तो ये फॉर्मूला बता देती हूँ, ये देखिए m माइनस m1 माइनस m2 इंटू c², ये EF का फॉर्मूला हो गया। m बता रखा है, m1 m2 जो है वो आपके इसने m ही लिख रखा है, a1z1 का मतलब m1, a2z2 का मतलब m2, ठीक है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट होते हैं। अब यहाँ पर देखिए एक्साइटेशन एनर्जी जो होती है वो क्या, एग्जाम्पल के तौर पे देखना, सपोज यूरेनियम 236 है, यूरेनियम 236 के लिए हमने देखा कि वैल्यू कितनी होती है, 200 MeV होती है, और बाकी अगर हम अलग अलग टाइप के न्यूक्लियस देखते हैं तो उनके लिए ये वैल्यू अलग अलग होती है। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला पोर्शन, इसका कंडीशन यहाँ ग्राफ से थोड़ा सा आपको समझना है, बस ये देखो ये ग्राफ बस ये समझ में आना चाहिए। 3 टाइप के न्यूक्लियस के लिए ग्राफ बनाया हुआ है, A, B और C। ग्राफ किस किस के बीच में है, एनर्जी और डिस्टेंस के बीच बीच में है। ये देखिए यहाँ पर 2 पार्टिकल बहुत दूर थे, दोनों जब यहाँ पर आ गए और उसके बाद और मिल गए, ये हमारी क्रिटिकल स्टेज है। यहाँ तक आने के बाद वो फिर वापस अपने पुरानी सिचुएशन में नहीं जाएगा, वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये जब दोनों इस सिचुएशन में है तो देखो ये तो ग्राफ आपको पता ही है कि ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। अब इसके बाद 3 टाइप के न्यूक्लियस होते हैं जिनके लिए ग्राफ बनता है ABC। पहले हम देखते हैं कि A टाइप वाले यानी ऐसे न्यूक्लियस जिसके लिए ग्राफ इस तरह से बन रहा है। हमें पता है कि जो EC होता है वो बैरियर की हाइट होती है, और बैरियर की हाइट इन्होंने कांस्टेंट मानी है सबके लिए, तो ये बैरियर की हाइट है, ये आपकी EC की लाइन है, ये कांस्टेंट होती है, मान लीजिए ये कांस्टेंट है। अब यहाँ पर 3 तरह के ग्राफ बन रहे हैं, A वाला ग्राफ, B वाला ग्राफ और C वाला ग्राफ। सबसे पहले आप A वाला ग्राफ देखिए, सबसे पहले इन्होंने A वाला दे रखा है, यस, EF की वैल्यू EC से ज्यादा है। अब EF क्या है, EF आपका ये वाली लाइन होती है, यहाँ पर जो मतलब यहाँ जिस पॉइंट पे हमारा दोनों टच कर रहे हैं उसके बाद में, या फिर यहाँ पर जब मिल जाता है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं इसको, ये वाली लाइन। तो ये वाला A वाली लाइन जो है वो यहाँ आ रही है। अब आप देख सकते हैं ये जो है EF EC से ज्यादा है, तो जो न्यूक्लियाई के लिए EF की वैल्यू EC से ज्यादा होती है उनमें अपने आप फिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बैरियर पार करवाने के लिए लाना था, अब यहाँ कोई बैरियर ही नहीं है, ऑलरेडी EF की वैल्यू ज्यादा है, तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो फिशन अपने आप हो जाता है। अब B वाला कर्व देखिए, B वाले कर्व को देखिए ध्यान से, ये B वाला जो कर्व है इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको, B वाले कर्व में देखो ध्यान से कि ये कर्व यहाँ पे इस तरह से आ रहा है, पहले बढ़ा और बढ़ने के बाद घटा, तो लाइन जो है EF की यहाँ पे आ गई, लास्ट में कहाँ पे आ रही है, EF की यहाँ पे आ गई। तो इसमें आपको EF जो है वो EC से नीचे मिल रहा है, करेक्ट, आपका EF जो है वो EC से नीचे है, तो इनमें स्पॉन्टेनियस तो नहीं होगा, लेकिन कैसे जैसे करके अगर एक आध न्यूट्रॉन डाल के हम इसको यहाँ पर पहुंचा दें, हम यहाँ पर पहुंचा दें, पहुंचाने के बाद वो स्पॉन्टेनियस हो सकता है। यानी कि सेकंड कंडीशन में हालांकि अपने आप शुरू में नहीं होगा, पर अगर हम थोड़ा सा न्यूट्रॉन देके या एनर्जी देके उस बैरियर तक को क्रॉस करवा दें तो उसके बाद इसके अंदर क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन जो C है, C में आपका EF बहुत ही नीचे है, तो CF में हमारा EF जो है वो EC से इतना कम है कि हम एनर्जी नहीं दे सकते न्यूट्रॉन से, तो इसलिए स्पॉन्टेनियस फिशन C वाले न्यूक्लियाई में नहीं होता है। अगर फिर भी आप जिद पे ही अड़ जाओ कि नहीं करवाना ही है, तो फिर आपको अच्छी खासी मात्रा में एनर्जी देनी पड़ती है, ओके। और जो EC है उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सेम वही है कि Q1 था, यानी कि पहले का Z1 है तो Z1E, Q2 यानी Z2E डिवाइडेड बाय एक की रेडियस R1 है और एक की रेडियस R2 है, तो दोनों जब टच करेंगे तो दोनों के सेंटर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R1 प्लस R2, तो ये फॉर्मूला वहां से है, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे जो EC और EF के बीच का डिफरेंस होता है उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। तो कंडीशन देख लीजिए, जो पहला केस मैंने बताया था, EF ग्रेटर देन EC होता है तो स्पॉन्टेनियस फिशन हो जाता है। ऐसी स्थिति 250 से ज्यादा वाले नाभिकों में पाई जाती है और इनमें स्पॉन्टेनियस फिशन हो जाता है।
जब EF लेस देन EC होती है तो ये यूरेनियम के आसपास पाया जाता है, और यूरेनियम के लिए मैंने कहा था कि हमें थोड़ा सा पहले न्यूट्रॉन से देना पड़ेगा, हालांकि ये थोरियम और इनके अंदर काफी प्लूटोनियम बता रहा है बहुत सारा, पर यूरेनियम के अंदर तो इनके अंदर हमें थोड़ी एनर्जी देनी पड़ती है। तो ये क्या बोल रहा है कि इसके लिए हम उनके अंदर थर्मल न्यूट्रॉन जिनकी काइनेटिक एनर्जी लगभग 0.025 इलेक्ट्रॉन वो होती है, वो हम उस पर डालते हैं ताकि वो एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, फिर उसे एक्टिवेशन एनर्जी मिल जाती है, और बाद में मिलने के बाद वो क्या करता है, उसको जैसे ही लेता है वो अनस्टेबल हो जाता है और वो उसको बैरियर को पार करके उसका फिशन हो जाता है। ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, इनके अंदर किसको कितनी एनर्जी चाहिए वो दे रखी है टेबल में, आप देख लीजिए। और तीसरा केस, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी ये आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो क्योंकि वो बता रहा है उनके बारे में। तीसरा केस ये था जब EF की वैल्यू बहुत ही कम है, तो मैंने बता दिया था कि 85 से 209 के बीच में होता है। इसमें अगर आपको विखंडन करवाना है तो आपको बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी देनी पड़ेगी, और अगर 85 से भी कम है तब तो EF नेगेटिव होता है, तो भूल जाओ, इनका तो फिर विखंडन होगा ही नहीं। आई होप इट इज क्लियर। अब हमारे पास क्या है, चेन रिएक्शन एंड कंडीशन फॉर सेल्फ सस्टेनिंग चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन क्या होती है? चेन रिएक्शन का मतलब होता है कि हमने ये चीज देखी थी कि अगर एक यूरेनियम जो है हमारे पास, उसमें हमने एक न्यूट्रॉन डाला, तो इसके बाद में 2 बेरियम क्रिप्टॉन निकले, लेकिन साथ में 3 न्यूट्रॉन और निकले। तो जब ये 3 न्यूट्रॉन मिलेंगे तो ये वाला न्यूट्रॉन क्या करेगा, एक यूरेनियम को पकड़ लेगा और उसको फिशन कर देगा, दूसरे यूरेनियम को ये फिशन कर देगा, तीसरे को ये फिशन कर देगा, फिर इस प्रोसेस में यहाँ पे फिर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और फिर यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, और फिर यहाँ पर 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे, फिर ये एक यूरेनियम को करेगा, ये एक यूरेनियम को करेगा, एक यूरेनियम को करेगा, ये एक यूरेनियम को करेगा, ये एक यूरेनियम को करेगा, और ये एक को करेगा। लेकिन इसकी जो रेट आ रही है वो आप देख सकते हैं, चेन रिएक्शन जो सस्टेनेबल होती है, तो यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है कि एक न्यूट्रॉन की वजह से 3 जनरेट हो रहे हैं, और वो 3 फिर 3 मतलब हर पीढ़ी में 3 गुना न्यूट्रॉन्स का जो नंबर है वो बढ़ रहा है। तो जो रिएक्शन है ये बहुत ज्यादा स्पीड से ग्रो कर रही है, तो इस तरह की रिएक्शन को हम चेन रिएक्शन बोलते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस है, देख लीजिए कि सबसे पहले जब यूरेनियम जैसे होता है उसका जब फिशन होता है तो हमारे पास उसमें होता क्या है, एक तो हमें 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट मिलते हैं, 200 MeV हमें एनर्जी मिलती है, और सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स का मतलब होता है, प्राइमरी तो वो है जो हम देते हैं, सेकेंडरी वो जो होते हैं जनरेट होते हैं, तो सेकेंडरी न्यूट्रॉन्स का प्रोडक्शन भी होता है। अब ये देखा गया है कि ऑन एन एवरेज एक नाभिक से लगभग 2 से 3 के बीच में न्यूट्रॉन निकलते हैं। जैसे हमने 3 बना लिए थे, बट कईयों से 2 ही निकल जाते हैं, कईयों से 3 निकल जाते हैं, तो अगर एवरेज देखा जाए तो एवरेज 2.5 न्यूट्रॉन। अब 2.5 न्यूट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि 2 न्यूट्रॉन पूरे और एक आधा, नहीं, इसका मतलब ये है कि अगर यूरेनियम के हमने 100 नाभिकों का विखंडन कराया है तो उससे जो जनरेट होते हैं वो कितने होते हैं, 250 न्यूट्रॉन जनरेट होते हैं। जब ये न्यूट्रॉन दूसरे यूरेनियम के कांटेक्ट में आते हैं, उनसे कोलाइड करते हैं, तो उनका भी विखंडन कर देते हैं, फिर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या और बढ़ जाती है, फिर वो और नाभिकों का विखंडन करते हैं, और एक बार शुरू होने के बाद ये चलती रहती है और बहुत स्पीड से चलती है। इसे हम कहते हैं चेन रिएक्शन। यहाँ पर जो मैंने डायग्राम बना के बताया था वही देख लीजिए, यहाँ पे है, ये एक न्यूट्रॉन था और ये इस यूरेनियम पे आया, ये 2 प्रोडक्ट हैं, ये तो 2 हमारे मेन प्रोडक्ट हैं, और साथ में इसने 2 न्यूट्रॉन निकाले, ठीक है, वैसे 3 निकालने चाहिए, 2 निकाले हैं। फिर ये न्यूट्रॉन यूरेनियम के पास गया, फिर ये 2 तो प्रोडक्ट बने और ये 2 न्यूट्रॉन आए, फिर ये न्यूट्रॉन एक यूरेनियम के पास गया, 2 प्रोडक्ट बने और 2 न्यूट्रॉन, इसी तरह से नीचे की तरफ भी ये बढ़ती जा रही है। ये आपके पास फर्स्ट जनरेशन का न्यूट्रॉन होगा जो हमने दिया है, ये सेकेंड जनरेशन होगी, ये थर्ड जनरेशन होगी, और ये चौथी जनरेशन होगी। हर जनरेशन में न्यूट्रॉन का नंबर बहुत ही ज्यादा मात्रा में और बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ रहा है, दिख रहा है। अब ये हमें दिख रहा है कि ये पॉसिबल तो है रिएक्शन, लेकिन सेल्फ सस्टेन यानी अपने आप चल जाए ये बड़ी मुश्किल है। अब क्यों मुश्किल है, तो उसका रीजन देखिए। एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, 2 प्रॉब्लम आती है, 2 या 3 प्रॉब्लम्स आती है। उसमें पहला तो ये होता है कि सेल्फ सस्टेन के अंदर समस्या ये आती है कि एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम। एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम का मतलब क्या है, नेचुरल जो यूरेनियम होता है, मैंने आपको बताया था उसमें यूरेनियम 234, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 होते हैं। इनकी जो अवेलेबिलिटी होती है नेचर में, सबसे पहले वो देख लीजिए कि यूरेनियम 235 जो होता है वो
0.006% है, मतलब ना के बराबर हटा दो। 235 जो होता है वो होता है 0.714% होता है, और 238 जो होता है वो 99.28% होता है। तो 234 जो है उसे हम क्यों नहीं काम में लेते, क्योंकि अवेलेबिलिटी नेग्लिजिबल है, तो वो तो नहीं है, छोड़ो उसको, तो उसको तो यही मान लो कि प्रकृति में पाया ही नहीं गया। लेकिन अब 235 और 238 बचे, तो जब हमारे पास थर्मल, मैंने कहा था ना रूम टेम्परेचर पे जो न्यूट्रॉन होते हैं, जब वो 235 और 238 से टकराते हैं तो वो 238 का विखंडन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास न्यूट्रॉन की एनर्जी 1 MeV से ज्यादा होती है तभी 238 का विखंडन संभव है, जबकि जो 235 है उसको रूम टेम्परेचर की एनर्जी मतलब 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होते हैं वो सफिशियंट है। लेकिन जब हम ये रिएक्शन करवाते हैं तो पहला न्यूट्रॉन तो हम कितनी भी एनर्जी का दे सकते हैं, पहला न्यूट्रॉन तो हमारी जो मर्जी हो दे दो, लेकिन जब ये दो फिशन में जो दो प्रोडक्ट मिलने के बाद जो 3 न्यूट्रॉन आपको मिलते हैं, जो 3 न्यूट्रॉन आपको मिलते हैं, इनकी रेंज जो होती है वो केईवी रेंज की होती है। जस्ट एक बार कंफर्म कर लेती हूँ मैं, केईवी होती है, हाँ इसमें दे नहीं रखा है, आगे वाला टॉपिक में प्रोबेबली आ जाएगा। ये केईवी रेंज के होते हैं। अब अगर आगे इनको यूरेनियम दिखाई दिया, अगर आगे इनको यूरेनियम दिखाई दिया, उसमें से मान लो ये 235 वाला भी है और 238 वाला भी है, बट क्योंकि जो दूसरे न्यूट्रॉन जनरेट हुए हैं वो केईवी रेंज के हैं, तो वो किसको करेंगे, 238 को तो फिर से 1 MeV रेंज का न्यूट्रॉन चाहिए। तीनों न्यूट्रॉन ही ऐसे नहीं हैं जो MeV रेंज के हों, तो 238 का फिशन वही रुक जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं, चेन रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। 235 वाला जो है, यस, उसको 0.025 EV चाहिए था, तो ये जो KeV वाले हैं ये यूरेनियम 235 का आराम से फिशन कर पाएंगे। तो देखा जाए तो 234 तो नेचर में अवेलेबल नहीं है, इसलिए नहीं हो पा रहा। 238 के लिए MeV रेंज के न्यूट्रॉन चाहिए जो हर जनरेशन में प्रोड्यूस नहीं हो पा रहे। तो इन दोनों दिक्कतों की वजह से केवल क्या होता है, यूरेनियम की जो चेन रिएक्शन है वो 238 वाले भी नहीं होता। क्यों? पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं है, और 235 की मात्रा भी कम ही है, 0.714 ही है। तो इस वजह से क्या होता है कि इसको सेल्फ सस्टेन बनाए रखने के लिए हमें केवल 235 जो है, हमें कोई भी सैंपल मिलेगा यूरेनियम का तो हमें सबसे पहले उसमें से केवल 235 को ही अलग करना पड़ेगा। ओके, ताकि वो बढ़ाना, मतलब 234 और 235 वाले जो आइसोट, क्योंकि आप ऐसा मत सोचिए कि अलग अलग मिलता है। नेचर में से जब हमें पहाड़, मान लीजिए कहीं पर भी खुदाई करी है और इतना आपके हाथ में कोई यूरेनियम आया है, तो उसी में ही 234 भी है, उसी में ही 235 भी है, और उसी में से 238 है। ये मत समझना कि अलग अलग 3 पत्थर रखे होंगे, एक पत्थर जो मिलेगा वो 238 का है, एक 234 का है, तो आप सोचेंगे कि उठा ही क्यों रहे हो जब काम ही नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होता है, एक में ही है। अब बहुत मशीन करके, बहुत फिल्ट्रेशन वाले बहुत प्रोसेस होते हैं, बहुत महंगा प्रोसेस होता है, जिसकी वजह से हमें केवल उसमें से 235 निकालना पड़ता है, वो ना के बराबर आता है फिर, वरना तो खैर यूरेनियम की वजह से बड़ी समस्या है। दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है कि मान लीजिए आपको यूरेनियम 235 मिल भी गया, तो उसका क्रिटिकल मास जो है वो मैटर करता है। अब होता क्या है यहाँ पे कि आपने जब यूरेनियम 235 का फिशन करवाया और उसमें से जो न्यूट्रॉन जनरेट हुए, वो जो न्यूट्रॉन आपको मिले हैं वो सारे के सारे फिशन करने लायक नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कुछ जो न्यूट्रॉन है वो तो यूरेनियम से लीकेज कर जाते हैं, लीक ही कर गए, आपका जो न्यूक्लियर, जो आपका सैंपल था उसके अंदर से निकल गए, मतलब उसके साथ इंटरेक्शन किया ही नहीं, उसके साथ रिएक्शन करी ही नहीं, निकल गए उसके अंदर से, तो ये तो लीकेज की वजह से होता है। ठीक है, कुछ जिस रिएक्टर में आप ये करवाते हो, रिएक्शन करवाते हो, बाह्य कवच जो होता है, शील्ड होता है, उसमें जो मटेरियल आपने यूज किया है वो मटेरियल अब्सॉर्ब कर लेता है, न्यूट्रॉन को यूरेनियम के लिए रहने नहीं देता, दीवारें अब्सॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो होता क्या है, तो हमारे पास, खैर ये बाद में रिएक्टर को स्टडी करेंगे। 2 रीजन तो ये हो गए। अब हमारे पास यूरेनियम के केस में क्या होता है कि सपोज आपने यूरेनियम का एक सैंपल लिया है और वो स्फेरिकल शेप का है, मान लीजिए गोलाकार आकृति का हमने यूरेनियम का एक सैंपल लिया है, उसमें न्यूट्रॉन की जो लीकेज रेट होगी वो उसके सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है, जबकि जो उसकी प्रोडक्शन की रेट होगी वो उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। इस लाइन को समझिए। आपने यहाँ पे, क्योंकि जब आपका फिशन हो रहा है तो जो न्यूट्रॉन निकल रहे हैं वो यूरेनियम के अंदर से तो निकल रहे हैं, तो अगर आपने यूरेनियम का जो सैंपल है, क्योंकि न्यूट्रॉन इसके अंदर से ही प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो अगर आपने इसका वॉल्यूम ज्यादा लिया, इसका वॉल्यूम ज्यादा लोगे
तो अंदर प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जो वॉल्यूम होता है वो कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब अगर स्फेरिकल शेप का है। यानी जो प्रोडक्शन की रेट होगी, जो प्रोडक्शन की रेट है वो आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है। लेकिन जो लीकेज होता है, लीकेज मतलब सरफेस से ही आपके पास जो न्यूट्रॉन जो है वो कोई भी चीज लीक कहाँ से होती है, सरफेस से ही होगी लीक। तो सरफेस से लीक हो रही है तो न्यूट्रॉन का जो लीकेज होगा वो सरफेस के प्रोपोर्शनल होगा। सरफेस कितना होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर, तो न्यूट्रॉन के जो लीकेज रेट है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, आर स्क्वायर के। अब ऐसी सिचुएशन में ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्शन हमारे पास देख लिया आर क्यूब के प्रोपोर्शनल है, और जो लीकेज है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब आपने इसका जो सैंपल का मास है, यूरेनियम का जो मास है, सपोज आपने उस मास को बहुत कम रखा है, लो मास को बहुत कम रखा है, साइज जो लिया है आपने यूरेनियम का, साइज ही ले लेते हैं इसका, या मास कह लो या साइज कह लो जो भी है, सपोज आपने इतना कम रखा है कि वैल्यू उसकी बहुत कम है। जब कम वैल्यू होती है तो इनमें से कौन सा टर्म डोमिनेट करेगा बताइए। सपोज मैं आर की वैल्यू ले लूं 0.2, अगर आर की वैल्यू 0.2 है, क्योंकि मुझे बहुत कम रखना है, रेडियस साइज मुझे बहुत कम रखना है, तो आर अगर 0.2 देखोगे तो इसका क्यूब करो 0.008, जबकि इसका स्क्वायर कितना होगा 0.04। कौन ज्यादा है ये, यानी जब मास बहुत कम ले लिया तो लीकेज ज्यादा हो जाएगा, लीकेज ज्यादा होगा और प्रोडक्शन आपके पास कम होगा। यही बात समझिएगा आप, है ना। तो अगर यूरेनियम को आर त्रिज्या के एक स्फेरिकल शेप में हम मान लें तो उसकी जो प्रोडक्शन की रेट है वो आर क्यूब, और उसकी जो लीकेज रेट है वो आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। ओके, तो जो प्रोडक्शन की रेट है और जो लीकेज की रेट है उनका जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर, क्योंकि आर क्यूब को आर स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो आर आएगा। तो अगर हमने उसका आकार छोटा ले लिया, मास कम है तो आकार छोटा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा तो कौन डोमिनेट करेगा, लीकेज रेट। अभी भी बताया था लीकेज आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर वाला पार्ट जो होगा वो प्रोडक्शन रेट यानी कि जो आर क्यूब है उसकी तुलना में ज्यादा होगा, और हमें चेन रिएक्शन नहीं मिलेगी। चेन रिएक्शन क्यों नहीं मिलेगी भाई, क्यों ऐसा बोला, क्योंकि प्रोडक्शन जो है वो तो कम हो रहा है। सपोज 10 न्यूट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है और उन 10 में से सारे के सारे लीक हो गए, क्योंकि लीकेज रेट बहुत ज्यादा है, तो 10 में से सारे के सारे ही लीकेज हो गए, जितने आपने प्रोड्यूस किए उससे ज्यादा तो लीक हो गए। लीक वाले न्यूट्रॉन वो होते हैं जो यूरेनियम के साथ वक्त नहीं बिताते हैं, इंटरेक्शन नहीं करते हैं, लीक होके चले जाते हैं। तो अगर आपने 10 प्रोड्यूस किए हैं और सारे के सारे ही लीक हो गए हैं तो फिशन नहीं होगा, चेन रिएक्शन नहीं होगी, दैट्स द थिंग। ऐसी सिचुएशन में वो चेन रिएक्शन बंद हो जाएगी, और ऐसे मास को हम बोलते हैं सब क्रिटिकल मास, उपक्रांतिक द्रव्यमान। इसके तुलना में अगर हमने बड़ा ले लिया, अब देखिए हमने बड़ा ले लिया, आकार साइज जो है वो लार्ज, बड़ा ले लिया, बड़ा ले लिया तो आर की वैल्यू मान लो 2 है, ठीक है, तो 2 का क्यूब कितना होगा 8, जबकि 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। कौन ज्यादा है, ये ज्यादा है। इस बार प्रोडक्शन ज्यादा होते हैं, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है और लीकेज कम हो रहा है, यानी प्रोडक्शन आपने किया 100 का, 100 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, और क्योंकि लीकेज कम हो रहा है यानी 10 लीक हो गए, तो भी कितने बचे आपके पास, 90 न्यूट्रॉन ऐसे बचे हैं जो फिशन कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या समस्या आएगी, ये देखिए, अगर बड़े आकार का पिंड लिया तो लीकेज रेट जो है वो प्रोडक्शन रेट से कम हो जाएगी, और चेन रिएक्शन की जो संभावना है वो बहुत ही ज्यादा हो जाएगी, और इस स्थिति में वो सेल्फ सस्टेन्ड हो जाती है, क्योंकि इसका मतलब यहाँ पे है कि अपने आप हो रहा है, 90 न्यूट्रॉन आराम से फिशन करेंगे तो वो सेल्फ सस्टेन्ड हो जाती है। ऐसे मास को हम बोलते हैं अतिक्रांतिक, ओवर क्रिटिकल मास। तो इसका मतलब ये है कि, लेकिन इसमें समस्या ये है कि अगर 90 न्यूट्रॉन अभी अवेलेबल हैं तो इसके बाद वाली में 90 का 3 गुना कर लो, 2.5 गुना कर लो, तो बहुत ही ज्यादा 270 न्यूट्रॉन। आप सोच सकते हो कि एक पीढ़ी में 90 फिशन हुए, उससे अगले में 270, तो ये जो रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है, हम इसे कंट्रोल ही नहीं कर सकते, और ये समस्या बहुत दिक्कत है, क्योंकि आप सोचिए किसी रिएक्टर में अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाए, एनर्जी प्रोड्यूस होती जाएगी, ब्लास्ट हो जाएगा और सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। ये हमें मंजूर नहीं है, भले ये सेल्फ सस्टेन्ड हो बट ये कंट्रोल्ड नहीं है। तो हमें यूरेनियम का वो मिनिमम मास लेना पड़ता है जिससे चेन रिएक्शन चलती रहे एक कांस्टेंट रेट से। जैसे 90 जनरेट हुए हैं तो अगली पीढ़ी में भी 90 ही हो, उसके अगली पीढ़ी में भी 90 ही हो, 270 ना पहुंचे,
3 गुना नहीं होना चाहिए, 1 गुना होना चाहिए, तो वो कांस्टेंट रेट होती है। तो जिस मास के लिए ये निर्विघ्न संपन्न होती है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल मास। तो सब क्रिटिकल, ओवर क्रिटिकल और क्रिटिकल। तो इस को दर्शाने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए जो फैक्टर हम काम में लेते हैं उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। तो इसलिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर का जो रोल है वो यहाँ पर देख लीजिए आप। ये क्या होता है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर? बेसिकली हमें ये के बताता है कि अगर किसी एक जनरेशन में न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, मतलब कितनी संख्या है, और उससे जस्ट पहले वाली जनरेशन में न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, वो के होता है। तो अगर सोचिए कि एक में 90 है और अगले वाली में भी 90 अवेलेबल है, तो के की वैल्यू कितनी हो जाती है 1। इसलिए अच्छी खासी चेन रिएक्शन को सस्टेन करने के लिए के की वैल्यू हमेशा 1 रखनी चाहिए। के अगर 1 से कम हुआ तो श्रृंखला अभिक्रिया बंद हो जाएगी, और अगर ये इससे ज्यादा हुआ तो आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। ठीक है, यही चीज यहाँ पर देखिए। तो यहाँ पर के ग्रेटर देन 1 है, तो अगर के ग्रेटर देन 1 है तो हर जनरेशन में न्यूट्रॉन की जो पॉपुलेशन है वो बढ़ती जाएगी, जिसकी वजह से चेन रिएक्शन जो है वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगी। राइट, तो अनकंट्रोल हो जाएगी। के इक्वल टू 1 जब होता है तो हमारे पास स्टेडी स्टेट में बनी रहती है, और यही हम चाहते हैं। ठीक है, और अगर के लेस देन 1 है तो वो पॉपुलेशन धीरे धीरे घटती जाएगी, बंद हो जाएगा, तो वो संभव ही नहीं हो पाएगी। आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब कुछ डेरिवेशन देख लेते हैं। तो हमें ये पता चल गया इसका मतलब कि अगर हमें चेन रिएक्शन को सेल्फ सस्टेन करना है तो कम से भी कम हमें हर पीढ़ी में एक न्यूट्रॉन की जरूरत है। अगर एक न्यूट्रॉन है, एक यूरेनियम का फिशन कर दे, फिर उससे एक न्यूट्रॉन बन जाए, और वो फिर एक यूरेनियम का करे, फिर एक न्यूट्रॉन बन जाए। तीन तीन नहीं चाहिए, एक चाहिए, है ना। तो इसका मतलब अगर हम ऐसी सिचुएशन में देखें तो प्रत्येक पीढ़ी में, प्रत्येक जनरेशन में जब विखंडन हो जाएगा तो न्यूट्रॉन में जो वृद्धि होगी वो कितने फैक्टर से होगी? k-1 फैक्टर से उसकी जो वृद्धि है वो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी ये देखिए, जैसे यहाँ पर जो फॉर्मूला है, मान लीजिए k जो है, k आपका क्या है? मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। मल्टीप्लीकेशन फैक्टर का मतलब ये होगा कि आपके पास पहली जनरेशन में, मान लीजिए एक जनरेशन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? n, और अगर k मल्टीप्लीकेशन फैक्टर है तो दूसरी जनरेशन में आते आते वो k से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो कितने हो गए आपके पास? n के। तो दोनों जनरेशन में ग्रोथ कितनी हुई? n के माइनस n, यहाँ से n कॉमन ले लो, कितना आ जाएगा? k-1। तो न्यूट्रॉन के नंबर में इंक्रीमेंट कितना हुआ? n-1। तो यही लिख रहा है कि आपके पास प्रत्येक पीढ़ी में विखंडन होने के पश्चात न्यूट्रॉन की संख्या में k-1 फैक्टर से वृद्धि हो जाएगी। k-1 फैक्टर ही हो गया, क्योंकि अगर शुरुआत में आपने एक रखा होगा, अगर एक ही रखा होता तो आपके पास, क्योंकि एक ही न्यूट्रॉन मान के चल रहा है ना वो एक, तो 1 इंटू k-1 कितना हो जाएगा? k-1। ठीक है, सो k-1 फैक्टर से आपके पास वृद्धि हो जाएगी, और अगर n रखोगे तो कितना हो जाएगा? ये देखिए n इंटू k-1, यहाँ पे dn है। dn का मतलब न्यूट्रॉन की संख्या में जो परिवर्तन हुआ है वो कितने का हो जाएगा? n k-1। और रेट अगर निकालनी है तो ये चीज जो है वो कितने ड्यूरेशन में हुई है? तो 2 पीढ़ी के जो न्यूट्रॉन है उसके बीच में टाइम कितना लगा? मान लीजिए t0, तो dt की जगह कितना आ जाएगा? t0। तो ये वाली एक्सप्रेशन आई होप आपको क्लियर हो जाता है। तो dn/dt को हम न्यूट्रॉन की संख्या में वृद्धि की दर भी बोल सकते हैं। तो अब इसको इंटीग्रेशन करते हैं, तो यहाँ पे अपने पास dn/dt कितना आ रहा है? nk-1/t0। तो इसका थोड़ा सा इंटीग्रेशन करके मैं बता देती हूँ। dn/dt हमारे पास आ रहा है nk-1/t0। तो ये dn/n ऐसे ही रहने दो, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1/t0, और ये कितना आ जाएगा? dt। ओके, तो यहाँ से हमारे पास कितना आ रहा है? अच्छा, k-1 भी है इधर, k-1 भी है, k-1/t0 इंटू dt। दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देते हैं। dn/n कितना हो जाएगा? log n। और यहाँ पे k-1/t0 तो कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? सिंपली टाइम हो जाएगा आपके पास, ये t आ जाएगा, और प्लस हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है इंटीग्रेशन का, जो हम हमारे कन्वीनियंस के लिए मान लीजिए कांस्टेंट, अच्छा कांस्टेंट निकालने के लिए c की वैल्यू, अभी c की वैल्यू निकालना है। तो मान लीजिए जब हमारे पास शुरुआती टाइम था, जाहिर सी बात है कि सबसे शुरुआत में भी हमें कुछ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चाहिए होंगे, क्योंकि बिना न्यूट्रॉन के तो रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो t इक्वल टू 0 पे जो n है, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है, वो मान लीजिए कितना होता है? n0 होता है। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे रखते हैं ये वैल्यू, तो ln n की जगह कितना आ जाएगा? n0, और उस टाइम पे t की जगह 0
और n की जगह n नॉट, ठीक है। तो ये 0 हो जाएगा प्लस c, तो c की वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास ln n नॉट। ये c की वैल्यू उठा के वापस इस इक्वेशन में रख देते हैं, तो वापस ये इक्वेशन क्या मिल जाएगी हमें, ln n इज इक्वल्स टू k माइनस 1 अपॉन टी नॉट इंटू t प्लस ln n नॉट, ठीक है। तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ln a माइनस ln b कितना होता है, ln a बाई b होता है, तो ln n अपॉन n नॉट इज इक्वल्स टू k माइनस 1 अपॉन टी नॉट इंटू t, ठीक है। और यहाँ से n बाई n नॉट की वैल्यू कितना आ जाएगा, लॉग को उस साइड भेजो तो एक्सपोनेंशियल बन जाता है, e रेस्ट पावर k माइनस 1 टी नॉट इंटू टी, और यहाँ से n की वैल्यू निकालो कितना जाएगी n नॉट e रेस्ट टू पावर k माइनस 1 अपॉन टी नॉट इंटू टी। और ये वाला फॉर्मूला मैं डायरेक्टली दिखा देती हूँ आपको, ये आपको यहाँ पर मिल रहा है, ओके। तो अब इस समीकरण से साफ साफ पता चल रहा है कि अगर आपका k पॉजिटिव हुआ, मतलब पॉजिटिव मतलब एक से ज्यादा हुआ, अगर k इक्वल ग्रेटर देन 1 हुआ तो एक्सपोनेंशियल के ऊपर एक फैक्टर पॉजिटिव फैक्टर आ जाएगा और न्यूट्रॉन का जो नंबर होता है वो एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, और एक्सपोनेंशियली बहुत ज्यादा होता है। जैसे कि मान लीजिए 1.005 भी अगर रख देते हैं और दो न्यूट्रॉन के बीच में जो लगने वाला समय है वो लगभग 10 की घात माइनस 8 सेकेंड मानते हैं, तो हम देख लेते हैं कि एक सेकेंड में कितने न्यूट्रॉन बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर t इक्वल टू 1 सेकेंड है ना, t नॉट इक्वल टू 10⁻⁻8 सेकेंड, और आपके पास k की वैल्यू रख देते हैं 1.005। ये तीनों वैल्यू जब इस इक्वेशन में रख के सॉल्व करते हैं तो आपके पास n की जो वैल्यू है वो देखो कितनी आ जाएगी, ये देखिए n बाई n नॉट आपके पास आ रहा है e रेस टू पावर 5 इंटू 10 रेस टू पावर 5। इमेजिन करो कितना ज्यादा है, यानी शुरुआत में n नोट था, n नोट का इतना गुना हो गया कितनी सी देर में, एक सेकंड में, एक सेकंड में। इसलिए हम k ग्रेटर देन 1 को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो चेन रिएक्शन हमारे पास क्या हो गई, दो टाइप की हो गई, कंट्रोल्ड और अनकंट्रोल्ड। कंट्रोल के लिए k इक्वल टू 1 और अनकंट्रोल्ड के लिए k ग्रेटर देन 1, क्योंकि k लेस देन 1 के लिए तो चेन रिएक्शन होती ही नहीं है, ओके। अब यहाँ पर कंट्रोल चेन रिएक्शन वही है कि अब जो मैंने बार बार समझाया, पता नहीं एक ही टॉपिक को इतनी बार बोल रहे हैं ये, कि जो न्यूट्रॉन है हमें केवल एक ही, मतलब अगर 3 न्यूट्रॉन जनरेट भी हो रहे हैं, कंट्रोल कैसे करते हैं, अब होता क्या है कि आपने एक न्यूट्रॉन से यूरेनियम को तोड़ा तो आपके हाथ में है ही नहीं, वहां 3 न्यूट्रॉन बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन हमें चाहिए कि इनमें से केवल एक ही न्यूट्रॉन इसका विखंडन करे, ये दो ना करें। तो ये व्यवस्था करने के लिए हम रिएक्टर में क्या करते हैं, बहुत सारा ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं जिससे ये दो न्यूट्रॉन तो है वो हमारे उस अरेंजमेंट के अंदर अब्सॉर्ब हो जाएं, और एक न्यूट्रॉन को हम खुला छोड़ते हैं ताकि वो उसको विखंडन कर दे, ठीक है। तो बाकी न्यूट्रॉनों का अवशोषण हो जाए, अब्सॉर्प्शन हो जाए। ऐसी स्थिति में k इक्वल टू 1 हो जाता है और वो कंट्रोल रिएक्शन हो जाती है। इसको हम कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उसे भी हम कंट्रोल करते हैं ताकि विस्फोट ना हो, और इससे जो एनर्जी मिलती है वो इलेक्ट्रिसिटी के काम में आती है। अगर आप किसी को बर्बाद ही करना चाहते हो, जैसे हिरोशिमा नागासाकी को किया था, तो उसके लिए अनकंट्रोल लेते हैं। हमें फिलहाल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए चाहिए, तो वो कंट्रोल कंडीशन में होता है। सेल्फ सस्टेन कंट्रोल रिएक्शन जो होती है उसके लिए जो व्यवस्था हम करते हैं वो किसकी करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर की। तो न्यूक्लियर रिएक्टर क्या होता है, तो रिएक्टर के हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है आपके पास फ्यूल होना चाहिए। जो यूरेनियम 235 है वो हमारे पास विखंडनीय पदार्थ या फिर फ्यूल होता है। तो ये रिएक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट भाग होता है जिसमें यूरेनियम 235 लिया है, उसे हम रोड के रूप में, जैसे अभी तो गोलाकार बोल रहे थे, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, रोड के फॉर्म में बना लेते हैं। और एल्यूमिनियम के कंटेनर्स होते हैं, उनके अंदर हैवी वाटर ड्यूटेरियम ऑक्साइड जो होता है, ग्रेफाइट या फिर भारी पानी, अब ये ग्रेफाइट क्यों लेते हैं, हैवी वाटर क्यों लेते हैं, आगे आ जाएगा, है ना। ये भर के और उसके बीच में कुछ दूरी पर रखा जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये डायग्राम, ये यूरेनियम की जो रोड है वो ये वाली है, मैं ब्लू से बता देती हूँ, ये वाली जो है, ये जो मैंने ब्लू कर दिया ना, ये ब्लू वाली आपके पास यूरेनियम की रोड्स हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर यूरेनियम की रोड होती है जिनको थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखा जाता है, ठीक है। अब विखंडन हुआ, विखंडन से न्यूट्रॉन हुए। वो न्यूट्रॉन क्या होते हैं कि बीच में जो हमने ग्रेफाइट और पानी भरा है उसमें से होकर जब दूसरी छड़ तक पहुंचते हैं, तो दूसरी छड़ तक अपन उसमें क्यों पहुंचाना चाह रहे हैं अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो दूर तक पहुंचाते हैं भारी पानी में से और ग्रेफाइट में से न्यूट्रॉन को हम गुजारते हैं। रिएक्टर के इस भाग को हम कोर कहते हैं।
और इसी कोर में ही न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिकों का विखंडन करते हैं। चेन रिएक्शन जनरेट होती है, लगातार चलती है, ठीक है, कब तक? जब तक कि आपका फ्यूल खत्म ना हो जाए। मॉडरेटर, ये काम होता है, मॉडरेटर का काम होता है स्पीड को घटाना, तो न्यूट्रॉनों की वेलोसिटी को कम करते हैं। अब क्यों? विखंडन से उत्पन्न जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी एनर्जी ये बोल रहा है 1 MeV के लगभग होती है। ऐसा नहीं होता है, वो 1 MeV से कम की होती है, क्योंकि 1 MeV तो यूरेनियम 238 का भी कर देते हैं। तो यूरेनियम 238 के लिए 1.1 MeV होना चाहिए, जबकि जो जनरेट होते हैं वो 1 MeV से थोड़ा सा कम होते हैं। तो जिसकी वजह से 238 वाला तो हम नहीं करते हैं, 235 वाला करते हैं। तो 1 MeV के लगभग होती है। अगर आपने इसी स्पीड में न्यूट्रॉनों को भेज दिया तो होगा क्या कि सपोज एक रोड यहाँ है, एक रोड यहाँ है, यहाँ पे न्यूट्रॉन टकराए, उससे न्यूट्रॉन बने, और अगर बीच में ग्रेफाइट या ये मॉडरेटर नहीं रखा है तो जितनी स्पीड से ये जनरेट हुए हैं, कितना 1 MeV एनर्जी से, उतनी ही स्पीड से इस तक पहुंच जाएंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ बिताने के लिए समय नहीं मिलेगा, ये इसको सीधा पार करके आगे निकल जाएंगे। यानी विखंडन तो किया नहीं, उल्टा उसके अंदर से लीक होके निकल गए, राइट, लीकेज होके निकल गए। तो हमारा पर्पस फॉलो नहीं हुआ, इसलिए हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पर KeV एनर्जी के या थर्मल एनर्जी के चाहिए होते हैं, मतलब 0.025 EV वाले इलेक्ट्रॉन है, तो 1 MeV से ये एनर्जी हमें घटानी है ताकि ये इसके साथ आराम से इंटरेक्शन करे, टाइम स्पेंड करे और इसका विखंडन करवाए। तो बीच में जो होता है, बीच में पानी, भारी पानी भर दिया जाता है या फिर ग्रेफाइट भर दिया जाता है, जिससे कि जब उसमें से होते हैं ये न्यूट्रॉन, जब उसमें से गुजरता है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है और वो आराम से विखंडन कर सके, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की वेलोसिटी ज्यादा होने से लीकेज रेट बढ़ जाती है और यूरेनियम 235 उसको कैप्चर नहीं कर पाता है, तो उनको धीरे करने के लिए ग्रेफाइट या फिर भारी पानी से गुजारते हैं और इससे उनकी एनर्जी 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर देते हैं। अब क्योंकि ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं, इसलिए इन्हें मॉडरेटर कहते हैं। मॉडरेटर के फॉर्म में हम ग्रेफाइट या भारी पानी ले सकते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड भी लेते हैं, सामान्य पानी भी लिया जाता है। इसके बाद आता है कंट्रोल रोड्स। आपको यहाँ पे ये यदि कैडमियम की जो रोड होती है ना, ये ब्लैक वाली, ये कैडमियम की रोड्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? देखो, रिएक्टर में हमारे पास एक बार चेन रिएक्शन अगर जनरेट हो गई तो वो बिना किसी रुकावट के चलती रहती है, लेकिन कोर के अंदर जो यूरेनियम है, अगर मान लीजिए विस्फोट ना हो, कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए न्यूट्रॉन जो है वो स्पीड से बनने लग गए, मॉडरेटर भी अपना काम नहीं कर पाया, कंट्रोल के बाहर हो गई रिएक्शन, तो सडनली आप उसको कैसे रोकेंगे? बिल्कुल नहीं रोक सकते। तो ऐसे सिचुएशन में विस्फोट ना हो तो उसके लिए हम कंट्रोल रोड्स करते हैं। ये क्या होती है? ये ऐसे धातुओं की बनी होती है जो न्यूट्रॉनों को अब्सॉर्ब करने की पावर रखते हैं और न्यूट्रॉनों को अब्सॉर्ब करके खुद में विखंडन ना कर ले, दोनों प्रॉपर्टी होते हैं। इसलिए कैडमियम के अंदर न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करने की पावर भी होती है और न्यूट्रॉन से कैडमियम खुद विखंडित नहीं होता है, इसलिए हम कैडमियम से बनाते हैं। तो या तो कैडमियम होता है या तो बोरॉन होता है। तो कैडमियम में न्यूट्रॉन को अब्सॉर्ब करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। अब रिएक्टर कैसे बनाए जाते हैं कि कैडमियम को हम रिएक्टर के बाहर से ही पकड़ सकें। तो आप देख पा रहे हो ये रिएक्टर के बाहर तक निकल रही है, ये देखो, ये कैडमियम की रोड का ये वाला हिस्सा जो है ना, ये रिएक्टर के बाहर निकल रहा है। तो होता क्या है यहाँ पे कि बाहर से कैडमियम को अंदर बाहर इच्छानुसार किया जा सके। तो जैसे ही हमें चेन रिएक्शन की गति जो होती है वो अंदर तक कैडमियम रोड कितनी गई है, ये जितनी दूरी तक अंदर जाती है उतनी ही स्पीड से उसकी जो श्रृंखला मतलब चेन रिएक्शन होती है वो डिक्रीज होती जाती है, और जैसे ही आप पूरा इंसर्ट करा दोगे वो एक साथ बंद हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ये देखिए, यूरेनियम की रोड आपके पास यहाँ थी, ठीक है, और ये मेरी कैडमियम की रोड है। तो अगर यहाँ से कोई न्यूट्रॉन निकले तो वो तो पहले कैडमियम तक मिल गए, तो वो आगे पहुंचेंगे ही नहीं, लेकिन नीचे वाले यहाँ से जो न्यूट्रॉन है वो अभी भी श्रृंखला अभिक्रिया करवा रहे हैं। तो अगर मैं इस कैडमियम की रोड लंबाई को अंदर तक और ले जाऊं, अंदर तक इंसर्ट करवा दोगे तो और स्पीड कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन को तो ये अब्सॉर्ब कर लेगी और कम मात्रा में जो न्यूट्रॉन रहेंगे वो फिशन करवाएंगे। और जब आपको पूरी तरह से रोकना है तो आप पूरी तरह से रोकने के लिए क्या करते हैं, इसको पूरी लेंथ को अंदर ले जाओ, ताकि एक बार यूरेनियम का फिशन हो भी गया तो यहाँ से जितने भी न्यूट्रॉन निकलेंगे वो सारे के सारे न्यूट्रॉन कैडमियम की रोड अब्सॉर्ब कर लेगी, अगले वाले यूरेनियम का फिशन नहीं होगा और आपकी रिएक्शन रुक जाएगी। ठीक है, तो ये काम होता है कंट्रोल रोड का। कूलेंट का काम क्या होता है?
हमें पता है कि एक यूरेनियम से 200 MeV एनर्जी निकली और 1 किलो से हमने देखा 20,000 TNT के बराबर एनर्जी निकली। तो इतनी ज्यादा मात्रा में जब हीट निकलती है तो ये क्या करेगी, उस रिएक्टर के टेम्परेचर को कई लाख डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा देगी। तो हमें इतना ज्यादा नहीं चाहिए टेम्परेचर, उसको ठंडा करना है। तो ठंडा करने के लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट का यूज करते हैं। और कूलेंट जो है उसके लिए हम ड्राई CO2 या हीलियम या पानी या लिक्विड सोडियम किसी भी एक को कूलेंट की तरह से लेके और उसको क्या करते हैं, जो भी हमारा रिएक्टर है उसके चारों तरफ पाइप लगे हुए होते हैं और उस पाइप के अंदर से उस ठंडे पानी को हम बार बार प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से उसके कांटेक्ट में आके जो रिएक्टर का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। एक तो ये काम हो गया और दूसरा इसका फायदा क्या होता है कि जब ये पानी की जो पाइप होते हैं, क्योंकि रिएक्टर के कांटेक्ट में आके ये अंदर जो पानी होता है ये भी तो गर्म होता है, तो ये भाप बन जाता है। इस हीट का जो होता है उससे वो स्टीम बन जाता है और इस स्टीम से हम टरबाइन चला के बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेते हैं। तो दो काम हो गया, ठंडा भी हो गया, रिएक्टर का टेम्परेचर भी घट गया और आपको जो स्टीम मिली है उस स्टीम से आप टरबाइन चला के इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इसका शील्ड। एक्चुअली जब हमने देखा है कि यूरेनियम का फिशन होता है तो उसमें कुछ रेडिएशंस निकल रही थी और ये रेडिएशन हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होती है, तो हम नहीं चाहते कि एटमॉस्फेयर में ये रेडिएशन चली जाए, इसलिए रिएक्टर बहुत छोटा होता है लेकिन उसके चारों तरफ सीमेंट की बहुत मोटी दीवारें होती है। तो रेडियो एक्टिव रेस को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सीमेंट और कंक्रीट की मोटी मोटी दीवारें होती है ताकि किरणें बाहर ना आए। और ये घेरा काफी मजबूत होता है, मोटा होता है, इसलिए जो रिएक्टर को होता है वो हमें दूर से देखने में ऐसा लगता है कि बहुत बड़े हैं, जबकि रिएक्टर बहुत छोटा है। रिएक्टर तो अंदर वाला पोर्शन है। ये देखो शील्ड कितना ज्यादा एरिया कवर कर रहा है इसका, ये शील्ड होता है। और ये देखो कूलेंट जो होता है वो इस तरह से जाता है हमारे पास यहाँ पे और इस तरह से निकल जाता है। तो ये हमारे पास। अब वर्किंग देख लेते हैं। तो वर्किंग के लिए मैंने वैसे सारा बता ही दिया है। वर्किंग के लिए क्या होता है कि सबसे पहले जितने हमें शुरुआत में न्यूट्रॉन चाहिए वो पहले से उसमें रहते हैं। जब रिएक्टर को शुरू करना होता है तो हम कैडमियम की रोड को बाहर खींच लेते हैं और जो न्यूट्रॉन होते हैं वो 235 का विखंडन करने लगते हैं। उससे हमें दूसरे न्यूट्रॉन और मिलते हैं। ये मॉडरेटर से टकराते हैं जिससे इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और फिर ये 235 का विखंडन करने लगते हैं। इसको लगातार चलाने के लिए हमें यूरेनियम का जो साइज होता है वो इसके क्रिटिकल मास से ज्यादा रखना होता है पहले। और न्यूट्रॉन की जो पॉपुलेशन होती है उसको कंट्रोल करने के लिए कैडमियम की रोड को अंदर खिसकाकर कंट्रोल किया जाता है ताकि रिएक्टर में विस्फोट ना हो। और विखंडन से जो एनर्जी मिलती है उसे हम कूलेंट के थ्रू बाहर निकालते हैं और फिर उससे हीट निकालकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये हमारे पास एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो ये हमारे पास रिएक्टर है। जो देखो रिएक्टर वाला पोर्ट तो सिर्फ इतना सा है, ये रहा रिएक्टर है ना। ये कैडमियम की रोड है जो बाहर तक आ रही है। अंदर वाली जो है वो यूरेनियम की रोड है जो इंदर छड़े यूरेनियम की है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टीम जनरेटर ये रखा हुआ, स्टीम जनरेटर, क्योंकि देखो ये कूलर यहाँ से मान लीजिए पंप है, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से पानी वापस निकल रहा है, तो इसमें जो पानी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा और बाद में ये स्टीम यहाँ से निकाल लेंगे अपन। और ये यहाँ पे देखो टरबाइन चला रखा है और इस टरबाइन से हमने यहाँ पर जनरेटर लगा रखा है और जनरेटर से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके पावर लाइन को बनाते हैं। और ये पानी जो है वो इधर से एंटर हो रहा है पंप के थ्रू, ठीक है। और ये हमारे पास शील्डिंग है। अब आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्टर, ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है तो ये वैसे भी आपको याद ही करना होता है। एक्चुअली बहुत सारे बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन किया जाता है। जैसे कि अंदर हम जो यूरेनियम हमने लिया है वो हमारा फ्यूल था, तो उसके और मंदक यानी पानी और यूरेनियम का जो मिक्सचर हमने लिया है, हमने यूरेनियम को सॉलिड फॉर्म में लिया है जबकि मंदक को हमने लिक्विड फॉर्म में लिया है। तो इसके मिक्सचर के आधार पर दो टाइप के होते हैं, होमोजीनस और हीट्रोजीनस रिएक्टर। तो यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं कि होमोजीनस और हीट्रोजीनस क्या होते हैं। ये देखो पहला आपके पास है होमोजीनस, ये रहा। होमोजीनस में क्या होता है, फ्यूल और मॉडरेटर दोनों का घोल बनाते हैं। घोल बनाने का मतलब है दोनों को ही लिक्विड फॉर्म में मिक्स कर देते हैं। जबकि इसमें क्या होता है, हीट्रोजीनस में क्या होता है, रिएक्टरों के अंदर जो फ्यूल है उसको तो हम बेलन में भरकर छड़ के रूप में, जो कि हमने देखा हमारे पास यूरेनियम की रोड्स थी, जबकि मंदक जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में ही होता है, तो ये हीट्रोजीनस होता है, ठीक है। इसी तरह से जो न्यूट्रॉन हम यूज कर रहे हैं उनकी एनर्जी के बेस पर भी होते हैं थर्मल रिएक्टर, इंटरमीडिएट रिएक्टर और फास्ट रिएक्टर। तो इनका नाम यहाँ पर देख लीजिए। थर्मल रिएक्टर, इसमें ईंधन जो होते हैं उसमें जो न्यूट्रॉन हम काम में लेते हैं वो थर्मल एनर्जी वाले ही सफिशिएंट होते हैं।
और इसमें 1 keV और 10 keV वाले न्यूट्रॉन से करवाते हैं और 10 keV वाले से ज्यादा से संपन्न करवाते हैं, तो वो न्यूट्रॉन की एनर्जी की बेस पे हो गया। वर्किंग आपको किस पर्पस के लिए रिएक्टर बनाना है उस हिसाब से रिसर्च रिएक्टर भी होते हैं आपके पास। रिसर्च के अलावा आपके पास होते हैं ग्रेफाइट मॉडरेटेड वाटर बॉयलर, स्विमिंग पूल रिएक्टर, लाइट वाटर मॉडरेटेड, हैवी वाटर मॉडरेटेड। तो इनकी सबके डिस्क्रिप्शन जो है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। रिसर्च पर्पस के लिए करना है तो अनुसंधान होता है। अगर मॉडरेटर के रूप में आपने पानी की बजाय ग्रेफाइट लिया है तो वो ये हो जाएगा। जल बॉयलर के अंदर किस तरह से उसकी स्ट्रक्चर बना रखी है, ये बेसिकली पूरा थ्योरेटिकल वाला पोर्शन है। सो ये आप खुद पढ़ लीजिएगा बुक में से, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्टर, बट एग्जाम में पूछा जाता है। सो दिस थिंग यू हैव टू रिमेम्बर। ये हमारे पास सब टाइप के हैं। अब हमारे पास देखो अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या होती है, जो कि हम कहाँ कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन किस काम में आती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, सोसाइटी के काम में आती है। अनकंट्रोल जो होती है तबाही मचाने के लिए काम में आती है। और उसको करते कैसे हैं, अनकंट्रोल में जो एनर्जी रिलीज होती है उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये लगभग कुछ माइक्रो सेकंड में ही पूरी हो जाती है। ठीक है, तो इस सिद्धांत पर एटम बम काम करते हैं। तो एटम बम कैसे बनाते हैं वो देखो, उसमें होता है यूरेनियम 235 या फिर प्लूटोनियम 239 को सबसे पहले फ्यूल के फॉर्म में लेते हैं और हम क्या करते हैं, यूरेनियम के 4 छोटे छोटे, 2 या 2 से ज्यादा यूरेनियम के अलग अलग सैंपल लेंगे। अलग अलग क्यों लिया है, क्योंकि हमने देखा कि अगर सब क्रिटिकल मास हुआ यानी कि उपक्रांतिक द्रव्यमान हुआ, तब हमने देखा था चेन रिएक्शन ही नहीं होती है। ठीक है, और ओवर क्रिटिकल जो होता है उसमें सीधा ब्लास्ट होता है। तो सबसे पहले हम यूरेनियम के सपोज करो 4 छोटे छोटे सैंपल लेते हैं, इसका भी सब क्रिटिकल, इसका भी सब क्रिटिकल, इसका भी सब क्रिटिकल, इसका भी, ताकि रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं होगी। और बाद में हम इन चारों को बीच में रख देंगे कुछ दूरी पर, और कैसे जैसे करके अगर हमने इन चारों को मिला दिया तो मिलते ही इनका मास ओवर क्रिटिकल होगा और सडनली आपके पास कुछ माइक्रो सेकंड में ब्लास्ट हो जाएगा। तो देखते हैं, क्योंकि हमने देखा था, अभी कैलकुलेट किया था ना, 1 सेकंड में e⁻10 5 × 10⁵ की स्पीड से न्यूट्रॉन्स बढ़ गए थे। तो हम क्या करेंगे, 2 या 2 से ज्यादा हमने सैंपल लिए, सबका मास जो है वो उसके क्रिटिकल मास से कम लिया जाता है। कम लिया क्यों, कारण बता दिया। ऐसी स्थिति में हमें क्या होगा कि अगर उसका मास कम है तो जो न्यूट्रॉन की जो प्रोडक्शन रेट है और लीकेज रेट है उसमें से कौन सा ज्यादा होगा, सब क्रिटिकल वाले केस में क्या था, याद करो, वीडियो बैक करके देखना, प्रोडक्शन की रेट कम होगी और लीकेज की रेट ज्यादा होगी, क्योंकि वॉल्यूम कम लिया है, उसका साइज कम लिया है, तो प्रोडक्शन कम होगा, पर फिर भी होगा, प्रोडक्शन कम होगा लेकिन होगा। तो के का मान अभी हमारे पास 1 से कम है, जिससे फिशन होता ही नहीं है। लेकिन अगर इन पिंडों को जोड़ दिया जाए तो ओवरऑल जो है वो क्रिटिकल मास से ज्यादा हो जाएगा और के > 1 हो जाएगा, और अब हमारे पास यहाँ पर चेन रिएक्शन शुरू हो जाती है। तो हम एटम बम में क्या करते हैं कि सब क्रिटिकल मास के जो यूरेनियम के सैंपल हमने लिए हैं या जो सिस्टम हमने लिया है उसको बहुत ही मजबूत मेटल के शील्ड में अंदर रखते हैं, पर एक दूसरे से कुछ दूरी पर होते हैं। डायग्राम देख लीजिए, ये शील्ड है हमारे पास, इसमें ये एक यूरेनियम का सैंपल, ये दूसरे यूरेनियम का सैंपल, ये तीसरा और ये चौथा, 4 हमने यूरेनियम के सैंपल लिए हैं, चारों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, और सबसे सेंटर में हमने न्यूट्रॉन रखा हुआ है, सोर्स, न्यूट्रॉन का सोर्स रखा हुआ है, और ये लास्ट में सामान्य विस्फोटक यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये हमारे पास यूरेनियम के सैंपल जो शेडेड किया हुआ ना वो यूरेनियम है। अब होता क्या है, धातु के आवरण में रख दिया अपन ने, ठीक है, अब इनके बीच में एक न्यूट्रॉन का सोर्स रखा दिया और बाद में इनके साथ में हमने नॉर्मल विस्फोटक पदार्थ भी रख दिए हैं। अब करना क्या होता है, सबसे पहले ये विस्फोटक क्यों रखा गया है, होता क्या है कि जो सामान्य विस्फोटक है इसकी वजह से हम अंदर विस्फोट कराते हैं। तो सामान्य विस्फोटक से सबसे पहले विस्फोट कराएंगे, जैसे ही विस्फोट कराएंगे तो ये यूरेनियम के पिंडों को अंदर धक्का देगा, ये इधर धक्का दे रहा है, ये भी इधर धक्का देगा, ये भी इधर धक्का देगा और ये भी इधर, सब चारों के चारों यूरेनियम न्यूट्रॉन के सोर्स की तरफ जाएंगे। तो ये जो न्यूक्लियर फ्यूल है ये अंदर की दिशा में गति करते हैं, और जिससे इनका मास और इनका साइज जुड़ के क्रिटिकल साइज से ज्यादा हो जाता है, और ज्यादा होते ही, क्योंकि ये यहाँ आके मिलेंगे, जहां पर इनका साइज बढ़ जाता है वहीं पे इनको न्यूट्रॉन भी अवेलेबल हो गया। तो जैसे ही इनको न्यूट्रॉन अवेलेबल हुआ है, न्यूट्रॉनों से इसमें चेन रिएक्शन शुरू होती है।
क्योंकि आपने अंदर का जो ये आवरण लिया है मेटल का, ये शील्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जब तक आपके पास अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी क्रिएट नहीं होगी तब तक ये मेटल का जो लेयर होती है वो टूटती नहीं है। तो होता क्या है, इसका आवरण इतना मजबूत होता है कि जब तक ये विखंडन की जो प्रोसेस है वो अपनी पीक पर, सैचुरेशन पे नहीं पहुंच जाता, ये फटता नहीं है। और जैसे ही एनर्जी अनकंट्रोल हो जाती है तो होता क्या है, ये फिर फूटता है और फटते ही वो सारी एनर्जी निकलती है। और वो कितनी एनर्जी निकलती है, ये हमने देखा था 1 kg के अंदर नाभिकों की संख्या ये थी, और यहाँ पे हमने देखा था इतनी एनर्जी 1 किलो से निकली थी, और ये बहुत कुछ नैनो सेकेंड में। अब यह देखिए 10 नैनो सेकेंड, 10⁻⁸ सेकेंड के अंदर अंदर हमारे पास ये हो जाएगा। तो k की वैल्यू इन्होंने 1.1 रख के करी है, तो k की वैल्यू आप देख सकते हैं 1.06 इंटू 10⁻⁻6 सेकेंड पर। वही जो कैलकुलेशन उन्होंने पहले करी थी, सेम कैलकुलेशन यहाँ पर करी हुई है। तो यहाँ पर एग्जांपल देखिए कि एक नाभिक से सपोज 200 MeV एनर्जी निकली है, तो 1 किलो से अपन ने कैलकुलेट किया था, इतना निकला था। अब अपन क्या करेंगे, सपोज हमने 250 ग्राम के 4 यूरेनियम सैंपल लिए, तो जब चारों मिलते तो 1 किलो हो जाता, ठीक है। अब 1 किलो यूरेनियम में इतने नाभिक होते हैं, तो अगर हमें देखो इतने नाभिक का विखंडन करना है तो हमें इतने ही न्यूट्रॉन चाहिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनके विखंडन के लिए इतने ही न्यूट्रॉन चाहिए। कितने, 2.56 इंटू 10⁻24 न्यूट्रॉन हमें चाहिए। अब हम कैसे, कितने टाइम में इतने न्यूट्रॉन जनरेट हो जाएंगे वो देखते हैं। तो हम k की वैल्यू 1.1 रखते हैं, जो पहला एटम बम बना गया था उसमें 1.1 था, और हमें पता है कि दो न्यूट्रॉन के बीच में जो टाइम लगता है वो 10⁻8 सेकेंड होता है। और शुरुआत में हमने केवल एक न्यूट्रॉन रखा था, न्यूट्रॉन n0 की वैल्यू 1 रखी थी। तो ये फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया था। इसमें n हमें कितना चाहिए, इतना चाहिए, n0 हमारा कितना है, 1 है, और हमें t निकालना है यहाँ से। तो इस इक्वेशन को जब वैल्यू रखते हैं, सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ रही है 10, यानी कि जितने न्यूट्रॉन हमें चाहिए, आप सोचिए 10⁻24 न्यूट्रॉन। एक न्यूट्रॉन से 10⁻24 न्यूट्रॉन को बनने में केवल 10⁻⁻6 सेकेंड लगे हैं। यार 1 सेकेंड भी पूरा नहीं है, 1 माइक्रो सेकेंड के अंदर ब्लास्ट हो गया पूरा। तो 1 किलो यूरेनियम को पूरी तरह से खत्म होने में 1.06 माइक्रो सेकेंड लगा, और इतनी एनर्जी रिलीज हो गई। यानी क्षण भर में कितना टेम्परेचर जो सन पे होता है, 10⁻7 डिग्री टेम्परेचर और 10⁻5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर उत्पन्न हो जाता है। इसकी क्षमता 20,000 TNT के बराबर होती है। इसलिए एटॉमिक बम जो होते हैं वो विस्फोटक होते हैं। ये यहाँ पे जापान का एग्जाम्पल दे रखा है, हिरोशिमा नागासाकी का, वहां पर यूज किया गया था। तो ये हमारे पास था फिशन का कंप्लीट डिस्कशन। अब ये हमारे पास जो फ्यूजन है, न्यूक्लियर फ्यूजन जो है, ये हमारा यूनिट 3 में है। ओके, सो यूनिट 2 जो है वो आपकी इतनी ही थी, यूनिट 2 कंप्लीट होती है। ये यूनिट 3 है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में शुरू कर देंगे। आई होप दैट इज क्लियर। ओके, तो आज के लिए इतना ही।